तो फिर आपके हिसाब से कर्म का सिद्धांत क्या है? बस यही, जो मैं कर रहा हूँ मुझे आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा, इसलिए बड़ी कॉन्शियस होकर कर्म किए जाएं। छोटे से छोटा कर्म भी आपका नोट किया जा रहा है। पुरानी जीवन की बातों को हम नॉर्मली आज के टाइम में, हो सकता है कोई लोग ऐसा कहे दकियानूसी बातें या ऑर्थोडॉक्स या कुछ ऐसा बोले, और केवल सनातन ही ऐसा महान धर्म है जहाँ इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया गया है। वरना ना तो क्रिश्चियनिटी इस बात को मानती, ना मुस्लिम। आजकल मिसकैरेज बहुत होते हैं, ये क्या है फिर? मतलब जो जीव आ रहा है, जो किसी के गर्भ में आया है, वो पहले ही जा रहा है, तो वो उसका कार्मिक अकाउंट है, या जो माता उसको अपने जीवन में लेके आ रही है उसका कार्मिक अकाउंट है? दोनों का। एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक लेडी को मिसकैरेज हो रहा था। एक लेडी जो कि गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, वो अपने खेत में फसल काटने कुछ ऐसे आई, शाम का टाइम था। ये लोग उस समय अपने फार्म हाउस पे थे, उन्होंने उसको देखा, इनकी नीयत खराब हो गई और उसके प्रति वो कितने डेली रेप्स हो रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये भी उनका कार्मिक अकाउंट है। आपने देखा होगा बहुत से लोग 30, 40, 50 साल की एज तक कुछ भी नहीं होता उनको, बारे में किसी को पता भी नहीं होता। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी को देख लीजिए, जब राइज करना शुरू किए एकदम से ओपन हो, इतने ओपन हुए जैसे लगता है जैसे कोई सूरज चमक उठा हो। ये इनको जो किडनी फेलियर्स का इशू है, ये कोई ना कोई इनका भी कर्म रहा होगा, और लेकिन सर्वाइव कर पा रहे हैं तो वो भी उसका रहा होगा। दोनों चीजें हो गई। इसके लिए मैं नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है योर ओन ग्रोथ, आपका अपना विकास में। आज ये पॉडकास्ट जो हम करने वाले हैं, इसका एक ही पर्पज़ है। आपकी लाइफ में किसी भी तरह की अगर कोई समस्या चल रही है ना, तो उसका कारण कौन है और उसका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा। कोई बिना इधर उधर की एक्टिविटी करवाए, सीधी सपाट बात, थोड़ी सी कड़वी, अगर आप बर्दाश्त कर पाएँ तो, सुनने के लिए जिगर रखते हैं तो आज इसके लिए हमने बुलाया है हमारे जो गेस्ट हैं, बहुत प्रेस्टीजियस गेस्ट हैं, जो 9 साल की उम्र से ध्यान कर रहे हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं। आपने उन्हें यूट्यूब पर बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोगों को वो मदद करते हैं। आज हैं हमारे साथ लाइफ कोच संजीव मलिक सर। थैंक यू सो मच सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए। संजीव सर, बहुत सारे लोगों की ना कंप्लेंट है, इंक्लूडिंग मी, जो मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है और बहुत सारे लोगों से मैंने सुना भी है, समझा भी है। लाइफ में ना चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, कई बार डर के रूप में, कई बार किसी भी तरह की एंजाइटी के रूप में, या एक्सपीरियंसेस के रूप में। तो समझ में ये नहीं आता कि असली में तो हम नहीं चाहते कि वो अट्रैक्ट हो, उन्हीं चीज़ों को बार बार एक्सपीरियंस करें। तो जब हम आपके चैनल को देखते हैं, आपके कंटेंट को देखते हैं, तो समझ में आता है इसका कुछ शायद हमारी पास्ट मेमोरी से कुछ लेना देना है। एग्जैक्टली क्या है वो मुझे समझना है आज। तो वही मेरा सवाल है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, पास्ट की जो भी हमने अब तक, आज हम है ना, हम अपने पुराने कार्मिक का जोड़ हैं। जो भी हमने अब तक किया है, एक पैटर्न हमारी जो लाइफ में हमेशा चलता है। नेचर हमें खास तरीके से, प्रकृति का एक नियम है जो हमें खास तरीके से चलाना चाहता है, टीच करना चाहता है, लेकिन वो नियम अनस्पोकन है, एकदम सामने दिखाई नहीं पड़ता। प्रकृति बड़ी साइलेंटली, चुपचाप हमें कुछ सिखाना चाह रही है। अगर कोई चीज़ आपके जीवन में बार बार रिपीट हो रही है, इसका एक मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि आप उस चीज़ को अभी तक सीख नहीं पा रहे हो। कुछ तो है जो लर्निंग अभी आपको क्लियर कट समझ में नहीं आ रही है, भले ही वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, ये हमारे लाइव क्वेश्चन में से एक है। तो उसमें से मतलब लाइव एक क्लाइंट आके बोल रहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। बार 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 लड़की आके रिजेक्ट कर देती है। कोई भी, कभी जो मुझे पसंद आती है वो वहाँ से रिजेक्शन आ जाता है, जिससे मैं पसंद आता हूँ वो ओवरऑल कुछ ना कुछ मुझे पसंद नहीं आती। कुछ ना कुछ हमारे आपस में चलता रहता है और मुझे अब तक अपनी डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। हमने उनका पास्ट का कुछ पैटर्न चेक करके देखा कि क्या होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो एक पैटर्न समझ में आता है। इस व्यक्ति ने लास्ट, इसका जो बर्थ में हमने देखा, तो इसने ये लेडीज़ को बहुत ही लो माइंडसेट के साथ ट्रीट करता था। जो भी इसके संस्कार पहले करे होंगे, भाई मैं क्षमा चाहता हूँ ये बोलते हुए, उस वर्ड यूज़ करा करता था, पैर की जूती टाइप के वर्ड यूज़ किया करता था। भी ये तो ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं। पिछले जीवन में जो भी संस्कार उसने पाए थे, अब उन संस्कारों के वशीभूत वो बार बार ऐसी ही चीज़ें रिपीट करता था कि ये तो ऐसी हैं, पैर की, इनको तो ऐसी रखना चाहिए, दुत्कारना चाहिए, औरत जो है ताड़ने के अधिकारी होते, टाइप ऑफ वर्डिंग। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा। दिक्कत क्या है, ऐसे व्यक्ति को अब इसने बार बार अपमानित किया। लेडीज़ को पिछले जीवन में बार 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 अपमानित किया। इस जीवन में इसको वो अपमान झेलना ही पड़ेगा। जब तक ये सच में लर्निंग नहीं ले लेता कि मेरे को किस प्रकार से, जब हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः, हम उस माँ को सभी रूपों में बैठा हुआ देखते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है। लेकिन कोई व्यक्ति ये सारी परंपराओं को छोड़कर स्त्री को अगर ये इस तरीके से मेलिफिशियस इरादे से ट्रीट करता है, या उसको बार बार यही कह रहा है कि ये तो ताड़ने के अधिकारी है, या इसको इस तरीके से किया जाना चाहिए, दुत्कारना चाहिए, तो फिर ठीक है, भुगतो। कभी तुम जो है प्रकृति, जब तक तुम एक स्त्री को ये नहीं मान लो कि वो शक्ति स्वरूपा है, उसको सिर पे बिठाना चाहिए, उसका सम्मान प्रॉपर मिलना चाहिए, तब तक तुम्हें बार बार ये झेलना पड़ेगा। अभी उनकी लर्निंग है, जितनी जल्दी वो लर्निंग ले लेगा उतनी जल्दी उसको ठीक हो जाएगा, उसके लाइफ का जो पैटर्न है वो ब्रेक लग जाएगा, अन्यथा रिपीट चलता रहेगा ऐसे करके। ऐसी बहुत से लोगों की मनी इश्यूज होते हैं। आप देखो, कोई नौकरी करेंगे फिर छूट जाएगी, फिर करेंगे फिर छूट जाएगी, रिपीटेड पैटर्न, एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार। खास चीज़ है लर्निंग की, तुम्हें कहीं ना कहीं पेशेंस सीखना है। थोड़ी सी कोई बात होती है, अपने अहंकार में आकर अरे क्या ऐसे ऐसे कई नौकरियां आई गई, ऐसे मैंने लोगों को कहते हुए देखा है, और बाद में गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि भाई किसी तरीके से नौकरी लग जाए, छूट गई। प्रकृति के नियम थोड़े कठोर हैं, अगर प्यार से कोई समझ ले तो उसके लिए बड़ा आसान एग्जिट है इस लूप से निकलने का। नहीं तो फिर पड़े रहिए लूप के अंदर जितना समय आप रहना चाहें, आपकी मर्जी है, आपकी फ्री विल को प्रकृति कभी चेंज नहीं करना चाहती। ठीक है, करो जैसे आपको ठीक लगता है। तो ये हमारी लर्निंग का प्रोसेस है। 100%। तो इसमें ना दो सवाल आएंगे। पहले तो आपने एक वर्ड यूज़ किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन ना, एक तो वो समझना है मुझे कि वो एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद दूसरे सवाल पे आएंगे क्योंकि वो इसी से संबंधित है। फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसा बेसिक एक प्रोसेस है। देखिए, हमारी मेमोरीज कभी मरती नहीं है। अवचेतन मन, जब भी शरीर हमारा छूटता है, संस्कार जो हमने पिछले जीवन में पाए थे वो कांस्टेंट हमारे साथ चलते हैं। हमारी चैतन्य शक्ति, जो ऊर्जा जब इस शरीर से निकल कर, हम जिसे हम आत्मा कहते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तो संस्कारों की सारी गठड़ी साथ लेकर जाती है। जो आत्मा पर डीप इंप्रेशन पड़े हुए थे वो सब साथ जाते हैं, जिसे हम अपना सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में वो चीज़ स्टोर हो जाती है। वो चीज़ एक प्रोसेस के द्वारा रिकॉल की जा सकती है। जैसे भगवान बुद्ध के समय में एक प्रतिप्रसव साधना हुआ करती थी। वो साधना भी ऐसी ही होती थी कि आप एक रिकॉल करने से शुरुआत करो। भाई मेरे पिछले 3 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था, 10 दिन पहले क्या हुआ था, 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल करते रिपीट करते जाओ। एक समय के बाद आपके पास पुरानी मेमोरीज इस जीवन की खुलनी शुरू हो जाती हैं। अनटिल अनलेस यू रीच टुवर्ड्स योर बर्थ टाइम, आप इस जीवन में पूरी मेमोरीज को रिकॉल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे पूछूं, आपको अपने बचपन की कितनी बातें याद होंगी? कुछ चीज़ें तो एकदम बिल्कुल क्लियर हैं, हाँ, और कुछ चीज़ें बहुत ब्लर हैं, और कुछ बहुत चीज़ें blur है। ऐसे शायद मुझे याद नहीं, मेरे घर वालों को याद है। राइट। हाँ, ऐसा मिक्स अब है। वो जो याद हैं, वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें कोई डीप इमोशन अटैच होंगे, अच्छे या बुरे। हाँ या ना? एग्रीड। सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। सबकॉन्शियस माइंड सिंपली जो चीज़ भी आपके माइंड पे सबसे ज़्यादा डीप इम्पैक्ट डालती है ना, सबकॉन्शियस उसे भूल नहीं पाता, उसको मेमोरी में स्टोर कर लेता है। डे टू डे लाइफ की नॉर्मल चीज़ें याद नहीं रहेंगी। मैं इतने बजे उठा, ब्रश किया, ये किया, इससे बात करी, उससे बात करी, ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। अब मैं सिंपली पूछूं, एक हफ्ता पहले आपने नाश्ते में क्या खाया था, बहुत मुश्किल है, नहीं याद आएगा, बिल्कुल मुश्किल है। बहुत जोर देने के बाद कुछ समझ आए तो। लेकिन वही एक बात जो है ना 25 साल पुरानी है और फिर दिमाग में क्यों अभी भी याद रहती है, ऐसा लगता है चेहरे तक याद है किसी व्यक्ति का, वो तभी है क्योंकि उसके साथ कुछ डीप इमोशन जुड़े हुए हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी इमोशंस की भाषा जानता है। जब उसको ट्रिगर किया जा सकता है, ऐसे मेथड अवेलेबल हैं जिससे पास्ट की मेमोरी में, जैसे मैंने आपको प्रतिप्रसव साधना के बारे में बताया, उस तरीके से आप ले जा सकते हैं। आज मॉडर्न हिप्नोथेरेपी, जैसे मैंने शुरू में हिप्नोथेरेपी किया, तो हिप्नोथेरेपी के बाद ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी होता है कि आप अगर ये सीख लें तो किसी व्यक्ति को उसके सबकॉन्शियस माइंड में इतना पीछे ले जाया जा सकता है जहाँ वो अपनी पुराने बर्थ की मेमोरीज को भी रिकॉल कर सकता है। तो इस पॉसिबल है, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो पॉसिबल है जहाँ पर आप अपने पूरे पुराने हिस्ट्री को रिकॉल कर सकते हैं, विशेष रूप से उसकी विशेष बातों को। मैं नहीं कर रहा हूँ आपको डेट बाय डेट सब दिखाई पड़ेगा, डे बाय डे दिखाई पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मोटी मोटी जो इंसिडेंट्स हैं वो सब याद रहते हैं कि कुछ ना कुछ मेरी लर्निंग मेरे सबकॉन्शियस में ब्लूप्रिंट की तरह पड़ी हुई हैं। हमारा मन कभी भूलता नहीं है उन चीज़ों को। ओके, मुझे याद आ रहा है एक टीवी पे सीरियल भी आया करता था पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हाँ, वही राज पिछले जन्म का। राज पिछले जन्म का। राइट। उसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन भी हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे मिथ्स हैं जो मुझे उस पर आज हम रोशनी ले लेंगे आपसे। राइट। राइट। लेकिन एक चीज़ मेरे मन में आ रही है जो अजीब सा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करूं। भाई मान लो मेरे पास्ट में मैंने कुछ गलत काम किए, किसी भी संबंधित किसी भी व्यक्ति ने पास्ट में कुछ गलत काम किए, उसको सिखाने के लिए प्रकृति मुझे इस जन्म में वो चीज़ें दे रही है, ठीक है। लेकिन मुझे तो पिछले जन्म याद ही नहीं है, और मुझे तो ये लग रहा है कि मेरा लक खराब है।
या फिर पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो वो लर्निंग कैसे हुई फिर वो? क्योंकि मैं जब भाई सज़ा तो तब मानी जाती है ना जब मुझे पता हो कि मैंने ये अपराध किया है और इस अपराध के स्वरूप मुझे वो सज़ा मिल रही है। तो मुझे जो अपराध ही याद नहीं है तो फिर वो सज़ा तो फिर मुझे ये लगेगा कि ये तो प्रकृति का दोष है। देखो, दोष नहीं है, आप कुछ कंडीशंस के साथ पैदा होते हो, है ना, कुछ कंडीशंस के साथ पैदा होते। एक व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ, एक व्यक्ति ऐसी जगह पर पैदा हुआ जहाँ पर उसको कोई बेसिक एजुकेशन नहीं मिली, या उसको शरीर में शुरू से कोई डिफेक्ट था, या उसको ऐसे माता पिता नहीं मिले, सहयोग नहीं मिला, उठाते ही जन्म लेते ही उसको किसी दूसरे कंट्री में कहीं भेज दिया गया, ऐसी जगह पर भेज दिया गया जहाँ उसने बहुत दुख सहे। इन चीज़ों के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। आपको ही वो कंडीशंस क्यों मिली, जिसको हम नॉर्मली भाग्य कह देते हैं, उसी को हम अपनी भाषा में कर्म कह रहे हैं। अब एक दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ पर कुछ चीज़ों को बेसिकली भुला दिया गया है। जैसे पुरानी जीवन की बातों को हम नॉर्मली आज के टाइम में, हो सकता है कोई लोग ऐसा कहे दकियानूसी बातें या ऑर्थोडॉक्स या कुछ ऐसा बोलें, पर ये हमारी परंपरा का सदैव हिस्सा रही हैं। और केवल सनातन ही ऐसा महान धर्म है जहाँ इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया गया है। वरना ना तो क्रिश्चियनिटी इस बात को मानती, ना मुस्लिम वो इस तो एक बात को जन्म को ही मानते। मानते हैं। एक ही जन्म, बस यही जन्म है, इससे पहले वो एक्सप्लेन करके बता दे मेरे को कि ये बंदा जीवन में दुखी क्यों पैदा हुआ, और वो कहेंगे अल्लाह की मर्जी। भाई अल्लाह ने भी आखिर यही मर्जी क्यों दी, इस व्यक्ति को दुख क्यों दिया? कम से कम हमारे पास एक डीप एक्सप्लेनेशन है। हम कह रहे हैं कि हमारा ये शरीर बार बार मरता है, मरता है, मरता है, लेकिन आत्मा बीच में एक ऐसा कॉन्शियस तत्व है जो कभी नहीं मरता। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो पराणि तथा शरीराय विहाय जीर्णा। मैं इसी प्रकार से, जिस प्रकार से पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा नए शरीर को धारण करती है, हम ये मानते हैं कि ऐसी ही हमारी आत्मा केवल वस्त्र बदलने तक ही की तरह ही शरीर छोड़ के वो ऐसा वो उस कर्मों को एग्जीक्यूट करती चली जाती है। मैंने दूसरे कुर्ता पहन के किसी को मार डाला, किसी को तंग कर दिया, किसी को दुखी कर दिया, मैं कुर्ता बदल के आ गया, मैं कहूँ कि नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी साइंस, एक ऐसी चीज़ जो हमें जाननी जरूरी है। आप भले ही कोई माने या ना माने, अगर नहीं मानता तो एक्सप्लेन करके दिखा दे कि मैं गरीब घर में पैदा क्यों हुआ, या मेरे साथ ही जीवन में ये कार्मिक इश्यू क्यों आ रहा है। मैंने अभी तक 40,000 से ज़्यादा लोगों के पास लाइफ किए हैं। 40,000 से ज़्यादा 40,000 प्लस पिछले करीब 11 साल हो गए लगातार करते हैं, मैं भी और मेरी टीम भी साथ में लगती है। तो ये जब हम लोगों के पास देख के इतनी सारे लोगों की इतनी सारी प्रॉब्लम सोल्व हुई है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ 98% लोग सेटिस्फाइड जाते हैं जिनको पता लगता है कि मेरे जीवन में ये था, अब मैं ये चेंज कर लूँ तो मेरी ये लर्निंग है, अगर मैंने लर्निंग ले ली तो मेरे जीवन की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो डेफिनेटली कुछ तो है बात। एक पन्ना पलट के देखने की बात है। जिसको आप भाग्य कह रहे हैं, जिसको एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलता है कि आपका शुक्र खराब है, या आपका सूर्य नीच का है, या आपका मंगल ऐसा है, क्यों खराब है? कोई पूछने वाला हो, कैन समबडी से क्यों, मेरा ही क्यों खराब है बताओ, मेरा ही क्यों खराब है? मेरा ही क्यों खराब है, ये एक्सप्लेनेशन आपके कर्मों से आती है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई शनि, कोई शुक्र, कोई सूर्य दोषी नहीं है, दोषी सिर्फ मैं हूं। और अगर मैं अपने आप को चेंज करने की शुरुआत कर दूं तो मेरे लिए सारे के सारे ग्रह अपने आप फेवरेबल हो जाएंगे। मच ईजियर है। कर्म का सिद्धांत सीधे सीधे आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराता है, ना कर्मा, ना कोई और बीच में पिक्चर में आ रहा, ना कोई शनिदेव आपके लिए कोई दुश्मन नहीं है आपके, केवल आपका कर्म। जब आप कर्म की बात करते हो ना, कर्मा सीधे सीधे आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। दिक्कत क्या है, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं। अगर आपको कोई कह दे आपकी प्रॉब्लम के लिए, अरे ये तो उसकी दिक्कत है, आपको आप थोड़ी, आप तो बिल्कुल दूध के धुले हो, लोग आपको ऐसे, लोगों को लगता है ये बंदा सही के बोल रहा है बिल्कुल, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहा। मेरा ये मानना है कर्म सीधे सीधे मैंने किया है, मेरी लाइफ का एक साइकिल है, लर्निंग है। अगर मैं इसको तो सुधार लूँगा तो डेफिनेटली मेरे जीवन में वो सब मुझे मिलने वाला है जो मैं चाहता हूँ। मैंने पास्ट लाइफ को देख लिया, आपके पास आया, फिर क्या होगा क्या उससे? जैसे मुझे पता लग गया कि मैंने गलत काम किया, तो आपको ये लगता है कि उसके पास एक रीज़न हो गया कि मैंने ये गलत काम किए, तो वो इस जमीन में तो कर ही नहीं रहा। सुधार भी तो है ना, सुधार तुरंत है ना, लर्निंग पेंडिंग है आपकी। बात सिर्फ गलत काम करने या ना करने की नहीं है। मैंने उसी व्यक्ति की बात आपको बताई, जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि मुझे मेरी शादी नहीं हो रही है, बार बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब इस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? स्त्रियों का सम्मान करना सीखे। दैट सिंपल। मन में अभी भी उसके मन में, उसको मैंने सीरियसली अलग से ले जाके पूछा, मैंने कहा भाई तो अभी भी बता दे, क्या सच में तेरे मन में लेडीज़ के प्रति ये फीलिंग है कि नहीं है? कहते जी है, आज भी मेरे को लगता है कि ये तो ऐसी बस। फिर मैंने कहा शादी के पीछे क्यों भाग रहा है? अगर ये ऐसी ही हैं, पैर की जूती हैं जिस एज पर यू, तो फिर पीछे क्यों भाग रहा है? शादी क्यों करना चाहता है? और शादी तो करनी है। अब शादी करनी है तो लर्निंग भी लेनी है। अगर चाहिए, प्रकृति तुम्हें यही देना चाहती है, सिखाना चाहती है, सीख लो। अब ये बंदे को मैंने बोला डेली बेस पर तुम अपने मन में
जहां तुम्हें स्त्रियों के प्रति कुछ भी भाव आए, सीधा सीधा अपने मन में लेके आइए कि देवी स्वरूपा है, मुझे इनका सम्मान करना सीखना है। तुम यहाँ सम्मान करना सीखो, विद इन 6 मंथ्स आपको आपका डिजायर्ड लाइफ पार्टनर ना मिल जाए तो बोल देना, आपकी लर्निंग पेंडिंग है, सीधी सी बात समझ लीजिए। ऐसे ही आप देखिए धन के मामले में भी लोग रिपीटेड सेम टाइप की मिस्टेक रिपीट करते हैं। एक डॉक्टर हैं, MBBS MD डॉक्टर है, बहुत हाई क्वालिटी, मैं नाम ऑब्वियसली नहीं ले सकता, मेरे क्लाइंट है। जीवन में बोलते हैं मेरे पास इतनी हाई डिग्री होने के बावजूद भी कोई क्लाइंट नहीं आते, बहुत कम, रेयर। मतलब ऐसा लगता है सारा दिन मैं खाली बैठा हूँ, बड़ा अजीब लगता है सुन के भी। अब इनका पास्ट पैटर्न देखा, पास्ट पैटर्न क्या दिखाई पड़ता है, ये पिछले जीवन में भी एक वैद्य थे। वैद्य थे और आसपास के 10 12 15 गांव में कोई इनका बराबरी का नहीं था, इतनी अच्छी एक्सपर्टीज थी, जो कि आज भी है। आज भी वो, मतलब उन्होंने बताया कि इतनी अच्छी, मतलब उन्होंने रिसर्च पेपर तक लिखे हुए हैं और बहुत अच्छी एक्सपर्टीज। उसके MD के बाद भी उन्होंने कुछ और 2-3 डिग्रियां ले रखी हैं। तो उसमें वो पिछले जीवन में एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के वैद्य थे। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के ऊपर रिसर्च कर रखी थी कि भाई जो भी आए वो भयंकर से भयंकर बीमारियां ठीक कर दिया करते थे। लेकिन समय रहते रहते, शुरू में बड़े जेन्युइन थे, समय रहते रहते थोड़ा ईगो बढ़ने लगा कि मेरे आसपास में कोई मेरी कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो फिर मैं ढंग से कमाऊं क्यों ना। और उन्होंने अपने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए और अपनी मन मर्जी का पैसा जो आया उसके साथ में, ठीक है ठीक है, ये है ये इलाज किया, और इसको मुझे इसके लिए उस समय अशर्फियाँ चलती थी, तो ये इतनी अशर्फियाँ दे दो, चांदी की 3 अशर्फियाँ लगेंगी कि सोने की 1 अशर्फिया, 2 अशर्फी, इस टाइप से उसने अपनी डिमांड बढ़ानी शुरू कर दी। जो कि पहले नॉर्मली तांबे और कांसे की अशर्फियों पे काम कर लिया करता था जो बंदा, उसने अपनी रेट बढ़ानी शुरू कर दी। एक समय ऐसा आया, लोगों को बहुत तकलीफ होने लगी, मतलब जो गरीब लोगों के साथ जो टच था ना वो अपने आप छूटने लगा, और केवल अमीर अमीर धन वाले लोग ही उसके पास आने लगे। और जो लोग थे वो बेचारे, वो पैसे की वजह से अपनी ज़मीन गिरवी कर रख देते, कुछ करके उसके पास आके अपना इलाज करवाने की कोशिश करते। बड़ा दुखी किया लोगों को। बस सेम रिजल्ट अब देखिए इस जीवन में। लर्निंग क्या है, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि वो उसने पास्ट देखा और बात खत्म होगी। इस जीवन की उसकी समस्या उसी से जुड़ी हुई है। अब इन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं। अब सीधी सीधी भाषा में, गरीबों के लिए तुमने पहले रिजेक्ट किया था, अब उनको सम्मान देना शुरू करो। वेरी सिंपल, सिंपल सी। मैंने उनको बोला कि आप डेली या तो 1 घंटा या फिर हफ्ते में 1 दिन पूरा फ्री कर दो अपनी OPD, सिर्फ 1 दिन के लिए, या डेली का 1 घंटा, कोई भी टाइम रख लो। उन्होंने किया। करीब 1 महीने में, जाहिर सी बात है फ्री टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ की भीड़ आने लगी, लेकिन बाकी टाइम में भी अब उनके पास ठीक ठीक वो आने लगे। तो उनकी प्रॉब्लम सोल्व हुई। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ पास्ट अपना देखा, उसको करंट लाइफ से जोड़कर उसकी समस्या का समाधान मिला। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो आप करते हो उसकी ऑनरशिप तो आपको लेनी पड़ेगी। 100% लेनी पड़ेगी। तो फिर आपके हिसाब से कर्म का सिद्धांत क्या है? बस यही, जो मैं कर रहा हूँ मुझे आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा, इसलिए बड़ी कॉन्शियस होकर कर्म किए जाएं, सोच समझ कर किए जाएं। छोटे से छोटा कर्म भी आपका नोट किया जा रहा है। जिसे हम कहते हैं कोई चित्रगुप्त बैठकर लेखा लिख रहा होगा, आपकी किताब लिख रहा होगा, वो चित्रगुप्त आप ही का सबकॉन्शियस माइंड है। गुप्त रूप से चित्र लेने वाला एक एंटिटी आपके अंदर मौजूद है, एक ऊर्जा मौजूद है, जिसको हम नाम दे दिया हमने चित्रगुप्त, जो कॉन्स्टेंटली आपकी चीज़ों का इंप्रेशन अंदर डाल रहा है। भले ही आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, जो आप देख रहे हो गुप्त रूप से आपका माइंड एक चित्र अंदर क्रिएट कर रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो बस उसके प्रति कॉन्शियस होना, वो कोई दूर बैठ के कोई काले भैंसे पर सवार होकर यमराज नहीं आएगा। मतलब सिंपली भाषा में देखो, वो चित्रगुप्त सिंपली आपके अंदर ही बैठकर आपका ही सबकॉन्शियस माइंड आप ही की फोटो ले रहा है, और आपको पल पल कहीं ना कहीं समझ में आते हैं। जब कोई गलत कर्म करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं आपको चेतावनी जरूर देता है। जैसे किसी व्यक्ति ने पहली बार जब रिश्वत लेगा मान लो, या पहली बार झूठ बोलेगा, अंदर कुछ क्लिंच सा होगा, दिल ना एकदम से उचाट सा होता है, यार गलत हो गया, नहीं करना चाहिए था, यार उस बंदे के ऊपर गुस्सा कर दिया, नहीं करना चाहिए था। होता है या नहीं होता? ये हर व्यक्ति अपने अंदर इतना तो समझदार है कि वो जानता है कि मेरा दिल अंदर से कुछ मुझे इशारा कर रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए। बस समझ लीजिए यही हमारा चित्रगुप्त है। अगर समझ में आ गया उसका इशारा तो वहीं सुधर जाएं। हो सकता है मैंने आज गलती करी, मैंने कल माफ़ी मांग ली, इस कर्म की कोई सज़ा नहीं है। मैंने आज कर्म किया, 1 हफ्ते बाद भी माफ़ी मांग ली, तब भी इसकी कोई सज़ा नहीं है। लेकिन अगर मैंने उस कर्म को कभी दुआ करने के बाद कभी माफ़ी मांगी ही नहीं और कहा ऐसे तो कई आते हैं कई जाएंगे, मैं अपने बुरे कर्मों के प्रति मेरा रुझान अगर वैसा ही रहा, तो फिर नेचर आपको छोड़ेगी नहीं। नेचर आपका अपना रूल है, जैसी चीज़ आप कर रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा ही होगा। ये ना मतलब ऑनेस्टली सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मानने को भी मन करता है कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन जिस ईरा में अब हम रह रहे हैं, तो
जो कॉन्सेप्ट है ना धीरे धीरे थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि हम काउंसलिंग्स में आप लोगों को देखते हैं कि सर आगे का पता नहीं, अभी का तो सुख भोग लें, आगे का तो पता नहीं। तो वो सुख की जो डेफिनेशंस हैं वो चेंज होती जा रही हैं, सिग्निफिकेंट पे आगे, कैसी गाड़ी है, कैसी गाड़ी है, कैसा घर है उसको। और फिर ये दिखता है यार ये सामने वाला व्यक्ति ने तो यार ये जुगाड़ करके काम कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं भी कर लूँ। तो वो गलत की जो परिभाषा है, जो कर्म की परिभाषा चेंज नहीं होगी। देखो, आपकी हमारे सोच लेने से नहीं होती ना। आप सोचो क्या कानून की नज़रों में भी क्या वो उचित है? मेरी सीधी सी भाषा है, क्योंकि मेरे से सीधे सीधे लोग सवाल करते हैं। किसी बहुत बड़े ऑफिसर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा क्योंकि ना ऑब्वियसली मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन कि ये तो सर बड़ी कॉमन सी बात है। हम जैसे ही आप उस लेवल पर जाते हो ना, आपका कट इतने % है, आपको मिलना ही मिलना है। अगर मैं नहीं लूँ तो कोई और ले जाएगा। मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, आप ये बताओ कानून की नज़रों में भी अपराध है ना? हाँ, है तो सही, है तो सही। अगर कानून की नज़रों में है तो प्रकृति या नेचर या फिर शनिदेव जिसको हम कह रहे हैं, या फिर यमराज जिसे हम कह रहे हैं, बस वही उसी का एक महाभयंकर रूप है। यहाँ तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप चकमा दे दो किसी को, हो सकता है आप चीट कर दो, हो सकता है आप धोखा दे दो। जब आप नितांत अकेले होगे, मृत्यु आपको नितांत अकेला कर देती है। मौत के उसके बाद जब, अभी तक तो हम कितना भी अपने आप को रिझा लें, याद रखना है इस बात को कि जब हमें लोग उस शमशान में जाकर छोड़ आएंगे जहाँ कोई हमारे आसपास में नहीं होगा, जब हम और परमात्मा या यूनिवर्स एक साथ सामने 1 to 1 होंगे, हम किसके सामने किस चीज़ का एक्सक्यूज़ देंगे उसे? बिकॉज ऑफ हिम ऐसा हो गया था, कंडीशंस ऐसी थी, बस इसीलिए मैंने ऐसा जुर्म कर दिया, या जो मर्जी। क्या कर सकते हो? क्या शनिदेव के सामने या भगवान के सामने, यूनिवर्स के सामने, इष्ट के सामने, भगवान शिव के सामने कहीं ना कहीं तो हिसाब करना पड़ेगा। अगर कोई और है भी नहीं ना, अपनी आत्मा खुद अंदर से कहीं ना कहीं कचोटती है। भले ही कोई माने ना माने, इस बात को दूर नहीं हो सकते, इस चीज़ से हम नहीं हो सकते। सच्चाई आज भी सच है और सच्चाई आज भी सच्ची रहेगी, सदा आते रहने समय तक ऐसा होगा। भले ही आज हम जितना मर्जी कॉन्शियसली उसको वो कर लें। मैं जापान में रहा हूँ लगभग 6 साल तक। मैंने लोगों की ईमानदारी देखी है, कूट कूट कर भरी पड़ी है, कूट कूट कर, मतलब ऐसे ना आप हद से ज़्यादा हम सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ पर जो जितने हमने देखे हैं, मतलब बेईमानी हमें आसपास में सब जगह दिखता है। करप्शन जैसे खून में है ना, वहाँ पर टिप देना अलाउड नहीं है। गलती से आपने दे दिया, लोग आपको घूर के देखें, हाउ डेयर यू, मतलब आपने ये मुझे ये $10 एक्स्ट्रा क्यों दे कैसे दिए, हाउ डेयर यू डू दैट? क्या मेरी ईमानदारी पे तुम शक कर रहे हो? सिंपली, मतलब मैंने वो ईमानदारी का वो लेवल देखा है। तो इसी धरती पर है वो। जापान किसी दूसरी दुनिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग हैं ऐसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं हमें अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। जब मैंने एक अधिकारी की बात करी, मुझे ऐसे अधिकारी भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं आज तक का, भले ही हमें कितने तबादले हुए हों, लेकिन हम तक आज तक हमने एक पैसे का भी वो नहीं किया है, करप्शन नहीं किया। और प्रकृति आज हमारे साथ है, नियम, सारी सृष्टि, जब एक सारे लोगों का तबादला हो रहा है, या मैं किसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकता, सारी दुनिया के साथ तबादला हो रहा है, ठाके इधर उधर पटका जा रहा है, इस बंदे को कोई खरोंच तक नहीं आ रही है। जो मर्जी हो जाए, ही इज एट हिज पीक। जो व्यक्ति है, नेचर के नियम जो है वो स्ट्रिक्टली हैं, समझना जो जरूरी है। हमारे यहाँ पर तो ये कहा जाता है कि जिसकी चोरी पकड़ी जाए वही चोर है, बाकी सब तो सारे ही हैं। हम आम में सब नंगे हैं कहा जाता है। और जैसे आपने टिप की बात की, तो टिप अगर यहाँ पे कोई ना देना तो उसको इस नज़र से देखा जाता है, यार कितना कंजूस है मैंने यार। यूएस में यही देखा है, तो यहाँ पे भी यही वो ट्रेंड है। तो शायद इसलिए दोनों जगह पर इतना ब्राइब का सिस्टम होगा। कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए पास्ट लाइफ का पर्पस तो समझ में आ रहा है कि आप अपने उन चीज़ों को देख पाओ और कॉन्शियसली इस जन्म में इसको चेंज कर पाओ, कॉन्सेप्ट ये है। राइट। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि जो हम देख रहे हैं वो इमेजिनेशन है या वो सच है, वही जो होना चाहिए? देखो, ऐसा आप सिंपल सी बात से समझो, आपको अगर आपकी प्रॉब्लम का रूट कोज मिल गया, भले ही वो किसी रूप में, देखो मन जो स्टोर करता है ना अपने अंदर मेमोरी को, कभी कभी आपको पीछे से पूरी घटना याद नहीं होती, लेकिन उससे मिलने वाली लर्निंग कहीं ना कहीं याद होती है। ठीक है, ठीक है, मन है, कभी कभी हो सकता है उसको एग्जैक्टली वही के वही फिगर, वही टाइमिंग, वही के वही समय के साथ, हो सकता है 1857 में घटना ना होकर 1830 में हुई हो, या आपने ये कपड़े ना आपके साथ ना हो गए, कुछ और हो। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, लर्निंग क्या थी मेरी। नेचर आपकी लर्निंग के लिए आपको याद रखती है। अगर आपको बात समझ में आ गई ना, भले ही किसी तरीके से भी समझाएगी। इसीलिए तो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट का भी कोई रोल होता है ना। उसका रोल यही है कि वो जो भी इंटरप्रिटेशन हो उसको क्लियर कट करके इसको समझा सके। कुछ लोग नहीं भी देख पाते,
तो गुरुदेव ने हमें, मैंने और भी टेक्निक्स ईजाद करी कोरोना टाइम पीरियड में। जो लोग अपने घरों में कहते, सबसे ज़्यादा लोगों के कर्म उभर उभर के सामने आ रहे थे कि मैंने किया क्या। क्योंकि जब आपको तब तक नहीं समझ में आती जब तक जीवन में कोई दुख नहीं आता। अब आपके घर का कोई व्यक्ति चला गया, अब सोचिए तब आपको जरूर पता लगता है मैंने क्या कर्म किया था जो मैंने इसे खो दिया। एक लेडी यहीं गाजियाबाद की, पति जो है बिल्कुल मतलब एक हफ्ता पहले जो खुश, बिल्कुल एकदम प्रसन्नचित, ये कोरोना टाइम की बात बता रहा हूँ 2021 में, जब एक मेजर वेव आई थी उस समय में, मतलब ऐसे ही मतलब विद इन ए वीक उन्होंने अपना हस्बैंड खो दिया। तो सबसे पहला सवाल, वाई मी, मैंने खो दिया मेरा अपना, जिसका कभी सोचा ही नहीं था कि कभी हमारा आपस में विछड़ना होगा। लेकिन जब हुआ तो फिर सारे अपने आप याद आने लगते हैं, कर्म भी याद आने लगते हैं, सब कुछ संस्कार याद आने लगते हैं कि मैंने क्या गड़बड़ करी थी, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ। कोई ना कोई दर्द पैदा होता है, दर्द आपको सोचने पर मजबूर करता है, वो आपको अवेकनिंग देता है, समझ देता है। जब जब जीवन में कोई तकलीफ आए, दर्द आए, तो भूलना नहीं चाहिए ये परमात्मा की तरफ से अवेकनिंग कॉल है। तब बात समझ में आती है कि ये मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था। तो क्या समझा होगा उन्होंने, जैसे उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो फिर क्या उनकी लर्निंग रही होगी, कुछ आप शेयर कर सकें? इनकी लर्निंग मैं बता दूं, एक समय था, पास्ट हमने देखा, एक समय था ये लेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी। एक किसी टाइम पीरियड में इसने जब ये मेल फॉर्म में थी और ये व्यक्ति जो है फीमेल फॉर्म में था, मतलब जो आज जेंडर हैं बिल्कुल रिवर्स थे, लेकिन साथ में ही थे। साथ में थे। साथ में मतलब है कि दोनों के बीच में बहुत प्यार था। इसने दोनों किसी एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में खाई थी। लेकिन एक समय तक शादी हुई, शादी के लगभग 2 साल तक इकट्ठे रहे। उसके बाद उसके मन में ऐसा वैराग्य पैदा हुआ, पुरुष के मन में, जो कि आज स्त्री है, उसके मन में ऐसा वैराग्य पैदा हुआ कि मुझे तो जाके हिमालय पे तप करना है। भाई तप करना ही था तो इतनी जल्दी छोड़ा कैसे, मतलब ये इसको क्यों साथ में लागा। मेरा तो दिल में वैराग आ चुका है, मैं तो जा रहा हूँ, उस समय में जा रहा हूँ। लगभग 3 साल की, मतलब शादी के लगभग 3 साल दोनों के बाद उसने बिल्कुल छोड़ के, भाई तुम अपने आप संभालो, जिन लोगों के पीछे कोई नहीं होता, सब प्रकृति सब देखती है, मैं तो भगवान के चरण में जा रही हूँ, चली गई। यहाँ लगभग 3 साल हुए, लगभग सिमिलर टाइम पीरियड, आज वो चला गया। प्रकृति के नियम बड़े कठोर हैं। जो दर्द उसने सारी जिंदगी सहा उसके जाने के बाद, लगभग वही दर्द अब इसको सहना पड़ रहा है। लगता बड़ा बुरा है, सुनना बड़ा बुरा लगता है, लेकिन लर्निंग तो लर्निंग है। जो लर्निंग, जो सीख आपने, जो तकलीफ आपने किसी को भी दी थी, किस रूप में दी थी, कहीं ना कहीं तो भुगतान तो करना पड़ेगा। अब वो रो रही है, तकलीफ में है, हमने उसको सिखाया, देखो बहन, अगर तुम सच में दुखी हो तो रियलाइज करो कि तुमने भी कभी सेम पेन दिया है। इस बात को करने के बाद शी गॉट रियली रिलीव्ड, उसने बहुत शांति मिली। उसने कहा कि देखो जाहिर सी बात है मैं उसे लौटा नहीं सकती, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया गलती मेरी कितनी बड़ी थी, वरना मैं सारी जिंदगी, लगभग 3 महीने बाद हमारे संपर्क में आई थी उसकी डेथ के, मतलब 3 महीने बाद, 3 महीने तक कहती मैंने जो दिन प्रतिदिन अपने आप को जलाया है, झेला है, मेरा दिल जानता है कि एक पति को खोने का गम क्या होता है। हमने कहा हम आपके साथ हैं, बिल्कुल मानते हैं, जो आपकी तकलीफ होगी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप अब समझो। तब उसके मन को राहत मिली, समझ में आया कि मैंने क्या खोया और क्यों खोया है। फिर इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और हैं, जैसे आजकल मिसकैरेज बहुत होते हैं, ठीक है ना, मतलब मेरे को याद नहीं आता, आसपास जितने भी मेरे हैं सुनते हैं पहला मिसकैरेज हो गया, दूसरा हो गया, ये क्या है फिर, मतलब जो जीव आ रहा है, जो किसी के गर्भ में आया है, वो पहले ही जा रहा है, तो वो उसका कार्मिक अकाउंट है, या जो माता उसको अपने जीवन में लेके आ रही है उसका कार्मिक अकाउंट है? दोनों का, दोनों कनेक्टेड। इसमें क्या लर्निंग होगी फिर? एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक लेडी को मिसकैरेज हो रहा था। ये सारी स्टोरी मैंने अपनी बुक में लिखी हुई है, अगर कभी भी पढ़ना हो यू कैन जस्ट रेफर। कर्मों की खेती नाम से किताब है, और आप इसको, इसमें सारे लगभग 70 के करीब मैंने इसमें स्टोरीज डाली हुई हैं। 70 है भाई। हाँ, अमेजोन पर अवेलेबल है। अभी तक की बेस्ट सेलर्स में से लगभग 30,000 से ज़्यादा। मैं आज लेके जाऊंगा। ये आप ही के लिए है। मेरे को साइन कॉपी मिलेगी। राइट। तो ये इसमें जो है, उसमें वो स्टोरी, वो बात हमने लिखी है। देखो लर्निंग है सबसे बड़ी बात। सबसे इसमें क्या है कि ये लेडी का मैंने जो इन्होंने कहा कि मिसकैरेज हो रहा है, इनके साथ इनके हस्बैंड भी हैं। अब जब जाहिर से बात है मिसकैरेज होता है तो लेडी को तो झेलना पड़ता ही है, उसको जो दर्द झेलना पड़ता है, हस्बैंड को भी तो साथ में है ही ना। पूरी फैमिली कहीं ना कहीं उस पेन को झेलती है। हस्बैंड ने सिंपली, उसका भी ये सवाल था कि मुझे क्यों, अल्टीमेटली मेरा भी तो बच्चा जा रहा है, तकलीफ तो मुझे भी हो रही है। अब लर्निंग बताता हूँ क्या हुआ।
पास्ट लाइफ में ये दोनों दोनों मेल फ्रेंड्स थे, जो आज एक मेल और एक फीमेल हैं, ये दोनों ही मेल्स थे, दोनों फ्रेंड थे आपस में, और उस समय बहुत रिच थे। इनका गांव में कोई जैसे आज के टाइम में फार्म हाउस होता है, तो इस टाइप का एक फार्म हाउस टाइप का बना रखा, खेतों के बीच में इन्होंने अपना घर टाइप बना रखा। अमीर थे तो उनके पास सुविधाएं थी। मन लेकिन संसारी था, चंचल था, और संसारी हरकतें उस टाइप की भी। एक बार एक लेडी जो कि गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, वो अपने खेत में कुछ फसल वसल काटने कुछ ऐसे आई, शाम का टाइम था। ये लोग उस समय अपने फार्म हाउस पे थे, इन्होंने उसको देखा, इनकी नीयत खराब होगी। इन्होंने उसके प्रति, इन्होंने उसको जैसे तैसे करके बहका कर उसको फार्म हाउस में लेकर आए और उसके प्रति वो गलत किया। तो जो एक व्यक्ति बाहर खड़ा रहा, जो पहरा देता रहा, एक जो मेन सरपंच का बेटा था, उसने ये गलत किया अंदर, और वो बाहर खड़ा देखता रहा, इधर उधर भी कोई। बहुत बुरा, ऑब्वियसली जिसके साथ बीती होगी, कितना दर्द मिला होगा उसको, सोचने की बात है, कितना दर्द मिला होगा। बहुत तकलीफ थी उसको, बहुत तकलीफ। उसके बाद उसको कहीं पर ऐसे करके उसको धमकी धमकी दे के, गाली वाली दे के उसको कहीं ऐसे पटक दिया, कहीं जाकर ऐसे ठाके। उस समय वो प्रेग्नेंट थी, बच्चा गर्भ में ही मर गया। अब सोचिए, प्रकृति के कॉन्सिक्वेंसेस देखिए। जिसने किया था उस जीवन में ये उसकी वो है वाइफ, वो बनी, वो लेडी बनी, और जो उसको, जो बाहर केवल खड़ा हुआ पहरा दे रहा था, वो बना है उसका हस्बैंड। दोनों को वो वाला कष्ट फिर झेलना पड़ा। देखो प्रकृति का नियम देखो, जिसने जितना तकलीफ दिया उसको उतना झेलना पड़ा है, और वो एज ए हस्बैंड थोड़ा कम झेल रहा है, जाहिर सी बात है, जिसके ऊपर बीत रही है। और उसने ये भी कहा कि लेडीज इशू है, ब्लीडिंग बहुत होती है वगैरह। सेम दर्द जो उसने उसको दिया था, महीनों तक उसकी ब्लीडिंग होती रही थी। जब हमने देखा ना, क्योंकि जब बात आती है ना बिल्कुल एकदम, जब आप कॉन्क्रीट लेवल पर देखते हो ना, हमने उसको महीने टाइम पीरियड भी बताया कि कम से कम 5-6 महीने से तुम्हें तकलीफ है, लास्ट उसके बाद भी ब्लीडिंग होती रही होगी। कहा हाँ, ऐसा ही हुआ था। अब देखो कैसे नई चीज़ें मैच करती हैं, बिल्कुल 1 to 1 एकदम हूबहू चीज़ें मैच करती हैं, तो समझ में आता है कि गलती कहीं ना कहीं रही होगी। और जिसके साथ ये हुआ, जिस महिला के साथ अभी वो यहाँ नहीं है, उसकी हमने लाइफ की गति देखी, मतलब उसके हमने देखा कि शी हैज़ मूव फॉरवर्ड। अब ये सोल जो आई, ये आके क्यों जल्दी चली गई, ये इस सोल का एक अपनी लर्निंग थी। जो सोल वहाँ पर आई और सोल यहाँ से वापस चली गई उतने टाइम पीरियड के अंदर, 3-4-5 महीने के अंदर। देखिए वैसे आपको जितना मेरी समझ है, लगभग 3 महीने तक तो सोल एंटर नहीं करती। हाँ, 3 महीने के बाद लगभग सोल की एंट्री होती है। उससे पहले अगर हो जाए अगर किसी को, तो उसमें प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो सोल होती ही नहीं तो वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद फिर बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत सी सोल्स की एक लर्निंग भी पेंडिंग रहती है, बहुत सी सोल्स की लर्निंग भी पेंडिंग रहती है। जैसे मैंने ये देखा है कि कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो मोक्ष के बहुत क्लोज पहुंच जाती हैं, बहुत क्लोज पहुंच जाती हैं, लेकिन कोई छोटी सी जिज्ञासा, कोई छोटी सी बात उन्हें संसार की तरफ खींच लेती है। ऐसी सोल्स गर्भ में प्रवेश करने के बाद भी मतलब ये अपने आप को वो कर लेते हैं कि भाई मुझे अब जाना है, मुझे यहाँ पर रहना नहीं है, बस मेरे को इतना ही दर्द झेलना था। 2 महीने का दर्द झेला, लगभग 5-1 महीने में मिसकैरेज होगा। हमें लगा कि उसकी मिसकैरेज हुआ, उसको तकलीफ झेलनी पड़ी, जो भी हुआ, लेकिन उस सोल को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आराम से अपना निकल के वापस चली गई। वो इसको सिखा के चला गया, वो उस उसको माता सिखा को, के चल गई, यस, और वो अपनी वापस चला गया। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, सिर्फ एक ही बात नहीं, और भी बहुत कारण हो सकते हैं। मतलब उस सोल के जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सोल डिसाइड तो कर लेती है किस जगह पर आने के लिए, लेकिन उसको वैसा कंड्यूसिव माहौल नहीं मिलता। उसको लगता है, शुरू शुरू में उसको लगा होता है कि हाँ ये बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसा है। हो सकता है सोल की खुद की फ्रिक्वेंसी मैच ना कर रही हो, तो उस केस में भी सोल एक लेवल पर रिजेक्ट कर देती है कि मुझे नहीं जाना, मेरा सोल का लेवल बहुत हाई है, ये बहुत लो क्वालिटी के लोग हैं, या मेरा लेवल डिफरेंट है, इनका लेवल अलग है, किसी भी कारण से अलग है। आगे पूरी एक थ्योरी है ये भी कि सोल कैसे आत्मा चूज करते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, और अभी एक बुक भी मतलब इस पर चल रही है इसी टॉपिक के ऊपर, कि सोल डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा गर्भ चुनना है। इसके लिए भी हमारे पास कुछ चॉइसेस होती हैं, और फिर उसको रिजेक्ट हटाया भी जा सकता है, कुछ चीज़ों को इन बिटवीन भी बदला जा सकता है। तो ऐसा भी कुछ होता है, जिस पे तो अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस महिला के साथ, जैसे आजकल हम सुनते हैं कि जब एक मूवी भी आई है कि कितने डेली रेप्स हो रहे हैं, हाँ, तो मतलब ये भी उनका कार्मिक अकाउंट है? भाई कहने में तो थोड़ा कठोर लगेगा, अनफॉर्चुनेटली यस, कुछ बातें टफ होती हैं, बहुत टफ हैं, लेकिन ये कहकर हम अपने समाज की इस गंदगी से छुटकारा नहीं पा सकते, सबका कार्मिक है, नहीं, ऐसा हमेशा नहीं है।
हमेशा नहीं है। क्योंकि जैसे किसी का मर्डर हो रहा है तो उसको, या किसी के साथ बहुत ही गलत हो रहा है, हाँ किसी महिला का, जैसे हमारे ही एक मिलने वाले हैं, उनके शुरुआत में उनके माता पिता चले गए उन महिला के, फिर जब उनकी शादी हुई, अच्छा उससे पहले उनके शारीरिक में शरीर में कुछ एक समस्या आ गई, एक उनका एक अंग भंग हो गया, फिर उनके बाद जब उनकी शादी हुई उनके पति बहुत जल्दी चले गए, फिर दूसरी शादी, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिखा। तो इतने कितने गलत कर्म किए होंगे। यही तो दिक्कत है ना। कभी आप किसी का पिटारा खोल के देखो, किसी की कर्मों की गठड़ी खोल के देखो तो पता चलता है कभी कभी बहुत गलत। एक बार किसी कर्म के अंदर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ कितनी बुरी उसमें जा सकता है, किसी खास तरह की इच्छा या वासना के पीछे, हमें नहीं पता लगता। एक लेडी का हमने देखा था, उसने उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। हमने देखा कि लगभग 10-11 साल हो चुके थे, बच्चे नहीं थे। हमने उसका पास्ट देखा, पिछले जीवन में किसी अपने उसके बच्चे तब भी नहीं थे, पड़ोस के किसी बच्चे को पकड़कर पहले तो अपने तरीके से सब तरीके, मतलब बेसिक तरीके उसने लगाया, जो भी जैसे होता है, इस वैद्य के पास चले जाओ, इसके पास, पुरानी बात है। लास्ट में जब कोई चीज़ रास नहीं आई तो किसी तांत्रिक के बहकावे में आ गई और ये कह के भी किसी और के बच्चे की तू बलि दे दे तो तेरे यहाँ बच्चा हो जाएगा। हमारा हिंदुस्तान, सब तरह की चीज़ें हमने देखी है ना, हम उन्हीं चीज़ों से निकल के आए हैं ना। अभी भी बहुत से लोग उसी ऑर्थोडॉक्स चीज़ों में पड़े हैं। तो उसने पड़ोस के एक बच्चे को पकड़ के उस तांत्रिक के हवाले कर दिया, जिसने उसको, सुनना बड़ा बुरा लगता है। अब किसी के बच्चे की गर्दन तुमने काट दी, किसी के बच्चे की बलि चढ़ा दी और तुम उम्मीद करो कि तुम बच्चे हो जाएंगे, तड़प जाओगे, तरस जाओगे, मजाल है तुम्हारे बच्चे हो जाएं। इम्पॉसिबल। नेचर से हमने पूछा ना, उसने कहा कि ये अपनी सिर पटक पटक के भी मतलब माफिया मांगे ना, इसको माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि जीव हत्या करी है इसने। दिक्कत है, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है इंसान के, बस थोड़ी सी दर्द सहने की, क्योंकि जिसके दिल पे बीत रही होती है ना, बात भी उसी को समझ में आती है। बाकियों को लगता है अरे क्या फर्क पड़ता है, आई डोंट केयर। ठीक है, इफ यू डोंट केयर देन यू नो लिसन। जब तुम्हारे को कोई दर्द मिलेगा जीवन में तब तुम्हें समझ में आएगी बात सिर्फ ये है कि सामान्य लोग, एक व्यक्ति खुशहाल है, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, जैसे भी अमेरिका की हालत है, ठीक है, सब गुड 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 गुड, ओके, थोड़ा समय आएगा, फिर देखेंगे जब तुम्हारा साइकिल पलटेगा ना, फिर तुम्हें प्रकृति बताएगी क्या होता है। इसी को हम बोलते हैं कर्मों की। अगर हम आज सतर्क हैं तो हम कर्म भी ढंग से करेंगे। आज हम सतर्क हैं तो हमारी इस पूरी पॉडकास्ट का अर्थ क्या है, कहीं ना कहीं हम लोगों को अवेयरनेस ही देना चाह रहे हैं। और मैं सच में शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टॉपिक चुना। एक अवेयरनेस तो क्रिएट होगी कहीं ना कहीं, शायद हमारी बात समझ के किसी के दिमाग में आ जाए कि भाई मुझे अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और मैं दोष देना बंद करूं। सबसे पहली बात तो ये बहुत जरूरी है, सही बात कर रहे हैं आप। मैं कर्म दोषी हैं, ग्रह दोषी हैं, ये दोषी है, वो दोषी है, बिकॉज ऑफ हिम आई एम सफरिंग, बिकॉज ऑफ हर आई एम सफरिंग। एक लाइन में आई एम द कल्प्रिट, जो मैंने किया है, मैंने गलत किया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी चीज़ों के लिए जिम्मेवार हूँ। अगर मेरे जीवन में कुछ घटिया हुआ है तो मेरी वजह से हुआ है, अगर कुछ अच्छा हुआ है तो मेरी वजह से हुआ है। मैं अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही आप ये सुधरते हो, देखो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होगा ना, आपकी अवेकनिंग से शुरू होगा, ये जिम्मेवारी लेने से ही शुरू होगा। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए मैं कर्मों को इतना ज़्यादा महत्व देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी, एस्ट्रोलॉजी में भी आप किसी ना किसी ग्रह को दोषी ठहरा देते हो। भाई आप स्त्रियों का सम्मान ना करो, आपका शुक्र खराब होगा ही होगा। इस एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप समझ लो तो इतनी छोटी सी बात है। अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं कर रहे हो, किसी को बार बार अपमानित कर रहे हो, सूर्य खराब होगा ही होगा। फिर मत कह देना कि अब आपका सूर्य नीच का है इसलिए आपके जीवन में आपको बार बार अपमान मिलता है। तो सूर्य को क्यों दोष दे रहे हो? बेचारे सूर्य देव तो सिर्फ बता रहे हैं आपको, अपमान आपको आपके कर्मों की वजह से मिल रहा है। तो कर्म का सिद्धांत आपको सीधे सीधे जिम्मेवारी देता है। और जब कोई व्यक्ति जिम्मेवारी लेने को तैयार हो जाता है ना, बस वही लर्निंग है। उसके सुधरने के, उसके बाद उसको कोई रोक नहीं सकता। मैंने देखा, मतलब जापान की, मैं जैसे एक लाइन वैसी, दे नो दे आर रिस्पॉन्सिबल। उनको पता है कि मैं जिम्मेवार हूँ, उनको पता है, समझ में आ जाते हैं जिस व्यक्ति को कि हाँ मैं जिम्मेवार हूँ। बस वो व्यक्ति जो है ना, जीवन में अपने आप उल्टे सीधे कर्म करने बंद कर देगा। और वो जानता है कि अंदर से भले ही कोई मुझे नहीं देख रहा, लेकिन मेरा परमात्मा या प्रभु या भगवान या मेरी अंतरात्मा इस गहरे स्थान पे भी, जो डीप डार्क अलग से दुनिया से, भीड़ से अलग है, वहाँ भी मुझे कोई ना कोई तो देख रहा है। जब ये समझ में आ गया ना, फिर आप ऑटोमेटिकली शुभ कर्मों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हो। है तो बहुत ब्यूटीफुल सर। मुझे इससे बात भले बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट में है। जैसे कि एक बार हमारी बात चल रही थी कि बच्चे आजकल हर तरह का गलत
सोशल मीडिया का अपना उपयोग करते हैं, गलत पिक्चर शेयर कर देते हैं या डिजिटल फुटप्रिंट बन जाते हैं। मैंने उनको ऐसे ही बोला था जनरली, मैं कहा आप इनको डरा दो। क्या मतलब? मैंने कहा उनको ये पिक्चर दिखा दो कि आपने एक कमेंट किया किसी की फ़ोटो पर या एक गलत फ़ोटो शेयर की, उसके बाद क्या क्या गलत हो सकता है, उस लेवल तक का डरा दो कि उनके ये मन से ही बात निकल जाए। लेकिन आज जब मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, अच्छा यार ये कितना कनेक्टेड है आपस में। सर एक बात बताओ, आप जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आए तो ऐसा क्या रीज़न था आपको लगा कि मैं आऊँ, और फिर जब आपने इस पाथ को चुना तो आपने क्या देखा और आपको लगा कि इसी पाथ को चुनना है? क्योंकि आपने भी ऑब्वियसली अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया होगा, तो क्या एक्सपीरियंस रहे या क्या लर्निंग रही? देखो, पहली बात तो ये है कि कर्मों के प्रति तो मेरे मेरे मैं लगभग 9 साल की एज से मेडिटेशन कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव जो श्री परमहंस सदगुरु जी हैं, जो आज मेरे साथ हैं, वो मैंने देखा कि सबसे पहले मैंने उनकी, मतलब मुझे पहले ध्यान में कुछ झलकें आया करती थी। मतलब ध्यान में बैठते थे, मेडिटेशन करते थे, तो बचपन से ही कुछ चीज़ें दिखती थी ऐसे करके कि बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई है, उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ, उनको कुछ समझा रहा हूँ, ऐसे करके उनकी बातें समझ में आती थी। माता पिता को बोलता था, उनके समझ में नहीं आती थी भी क्या बोलता है ये। लेकिन ये था कि मैच्योरिटी का लेवल शुरू से थोड़ा ठीक ठाक सा था, समझ थी भाई ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे सवाल बड़े होते थे। तो कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासाएं थी। और ख़ास तौर पे मैं जापान से 2007 में इंडिया आया था, भारत आया था। तो भारत आने के बाद मैंने सैमसंग में एज ए सीनियर चीफ इंजीनियर ज्वाइन किया। मैंने लगभग 5-6 साल यहाँ पर काम किया। तो उसी दौरान जो है बहुत सारी लर्निंग मैंने ली, मतलब हिप्नोथेरेपी, बाकी चीज़ें भी सीखी साथ में, ऑब्वियसली जो जॉब करने के साथ साथ। तो जब पहली चीज़ साथ में आई कि भाई कर्मा एक ऐसी बेसिक चीज़ है जो मुझे लगा कि इतनी बेसिक चीज़ है जिस पे मुझे लोगों को अवेयरनेस देनी है। और जब मैंने खुद के भी कर्मा का हिस्ट्री देखी, मैंने अपने लगभग 30 लाइफ टाइम्स तक पीछे जाके देखा, 30 जन्म, 30 अलग जन्म? अलग 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 जन्मों में जी। कितने जन्म तक देख सकते हैं सर? देयर इज़ नो लिमिट एक्चुअली। नॉर्मली जब आप इतने 40,000 लोगों को करवा चुके हैं तो कितने जन्म तक चले जाते हैं? नॉर्मली हम 5-6 जन्म, 7 जन्म में उनका बेसिक जीवन की बड़ी फिलॉसफी उनको समझा सकते हैं 5-6 जन्मों के अंदर अंदर। मतलब एक डीप ठीक ठाक से लर्निंग जो आपको ये बता दे कि आप ऐसे हो तो ऐसे क्यों हो, मतलब आप कहाँ से आए थे, क्या किया था। मैंने जैसे बाकी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का भी देखा कि इनकी पूरी ये आज ये व्यक्ति अगर ऐसा है तो इसकी नेचर क्या रही होगी, ये क्यों ऐसे रहे होंगे। मैंने लेकिन उसके लिए तो उनको आना पड़ता होगा ना? कुछ चीज़ें अब हैं जो कोरोना टाइम में हमने डेवलप करी। एक ऐसी भी तरीका है जिसके द्वारा हम केवल फ़ोटो के द्वारा भी उनकी पूरी डीप लर्निंग ले सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल। अच्छा। हम नेचर से कुछ पब्लिक फिगर जो हैं उनके लिए हम नॉलेज ले सकते हैं, स्पेशली जो पब्लिक फिगर्स हैं। Okay. तो किसी की फ्री विल में नॉर्मली हम दखल नहीं करते। मतलब इन जनरल किसी की फोटो अनटिल अनलेस व्यक्ति कहे कि हाँ मुझे अपना पास चेक करवाना है, तो फ्री विल में तो हम दखल नहीं करते, लेकिन फिर भी पता लगाना पॉसिबल है। ओके, ठीक है। तो इस वजह से आपको लगा कि मुझे कर्मों के ऊपर अवेयरनेस लेके आनी है, तो आपने इस राइट पाथ को चुना। राइट। अच्छा, आपने इतने सारे केसेस किए हैं और आप फिंगरप्रिंट एनालिसिस भी समझते हैं। मैं इस चीज़ से मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि मैं भी इसी लाइन में हूँ, लेकिन फिंगरप्रिंट एनालिसिस में। तो मुझे कई बार सोचता हूँ कि जो व्यक्ति को दिमाग मिला है वो तो माँ के गर्भ में मिल गया, अब उसकी जो सारी लाइफ चलनी है वो तो उसी के ऊपर चलनी है, तो उसकी गलती है या नहीं मुझे समझ में नहीं आता। मान लो उसको झूठ बोलने की आदत है या सच बोलने की आदत है या ओवर थिंक करने की आदत है, या जैसे आप तो रेडिकल समझते हैं, वे रेडियल से होते हैं, तो वो नॉर्मली क्रिटिकली देखते हैं चीज़ों को, बड़ा ही अलग तरीके से देखते हैं। तो फिर वो कैसे सुधारेगा अपने आप को? नहीं, देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक, पास्ट लाइफ के जो इम्प्रेशंस हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर फ्री टू डू दिस लाइफ कर्मा। हमारी जो, जिसको हम एक तो डेस्टिनी बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। डेस्टिनी वो जो पीछे से चला आ रहा है, हम उस चीज़ को भाग्य के रूप में बोल देते हैं। लेकिन इस जीवन में कर्म तो मेरे हाथ में है ना। कॉन्शियसली मैं क्या चुनूंगा। मान लो मैं सुधार करने की अपने अंदर एक संकल्प लेता हूँ, पिछले जीवन के गलतियों की वजह से मान लो मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहता हूँ, हो सकता है ऐसा, बहुत है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत है, कॉमन प्रॉब्लम है ना। कारण बता देता हूँ, एंग्जाइटी क्यों होती है, पिछले जन्मों की कौन सी गलती की वजह से होती है। जिन लोगों ने पिछले जीवन में बहुत ज़्यादा तड़प झेली होती है, दुख झेले होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ झेली होती है, ऐसे लोग एंग्जाइटी के साथ पैदा होते हैं। एक चीज़, कभी कभी किसी गहरी पीड़ा लंबे समय तक दी गई, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा डराया गया हो या उन्होंने किसी को डराया हो, धमकियां दी हों, ऐसे लोगों को एंग्जाइटी झेलनी पड़ती है। या
जिन लोगों ने को लंबे समय तक जेल झेलनी पड़ी हो, ऐसे दर्द जो बहुत लंबे समय तक बना रहा हो, इन लोगों को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग जब अगले जीवन में जाते हैं तो एंग्जाइटी के पैटर्न को साथ लेकर ही पैदा होते हैं। लेकिन अब ये पास्ट की एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये उनका भाग्य अभी तक तो है जो अभी तक लिखा गया है, लेकिन ये उनको अगले कर्म में उसको सुधारने के लिए रोकने वाली चीज नहीं है कि उनको रोक नहीं सकते। अगर ये बंदा ठीक ठीक एक्सरसाइज करे, सबसे पहली बात उसको अपने हृदय चक्र पर काम करना चाहिए, जिसको भी एंग्जाइटी है। ओके एंग्जाइटी की सिंपली एक बेसिक चीज है। एंग्जाइटी का एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, ये वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। आप इसको अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में इस पॉइंट को इतना हल्का सा प्रेस करें, ओके आप फील कर पाएंगे। जिसको होगी ना एंग्जाइटी, उसको यहाँ पर पेन होगा। हाँ, दबाएंगे तो इसको पेन होगा, अच्छे से पता लग जाएगा कि यहाँ पर पेन है। अच्छा थोड़ा सा स्ट्रांगली दबाएंगे। जैसे इस हाथ में है, इस हाँ, हाथ में नहीं दोनों है। दोनों में सेम। इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें है। हाँ, अगर है तो वो उस चीज के लिए है कि एंग्जाइटी है। ओके ये तो पहली चीज है जो तुरंत उसको राहत दे देती है। प्लस एंग्जाइटी वालों के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, श्वास बड़ी तेज चलती है। सही तो कह रहे श्वास को कंट्रोल करना, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करना। आप सिंपली नॉर्मली जो होता है ना, देखो श्वास की गति के देखें तो नॉर्मली ऐसे लोग क्या करेंगे, 1-2 सेकंड इनहेल, 1-2 सेकंड एक्सहेल, 1-2 सेकंड इनहेल, और इरेगुलर पैटर्न होगा हमेशा। इसको अगर ठीक कर दिया जाए, कोई व्यक्ति सिर्फ 3 सेकंड इनहेल और 3 सेकंड एक्सहेल की थोड़ी आदत डाल ले, सिर्फ 3 सेकंड, बस इतना, 1 2 3, और फिर 1 2 3। ऐसे लोग श्वास बड़ी जल्दी छोड़ते हैं, लिया और फिर खट से एकदम से खत्म। हाँ ऐसे करते हैं तो कई। ये करना भी एंग्जाइटी को बढ़ा रहा है। एक सिंपल चेंज है ये एंग्जाइटी को बीट करने का, ओवरकम करने का। अगर आपने अपना ब्रीदिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लिया, डेफिनेटली आप पाएंगे विद इन 3 मंथ्स आपकी एंग्जाइटी ना खत्म हो जाए तो बोल दीजिए। पहली चीज ये है। हार्ट चक्रा होता है, हार्ट चक्रा को ठीक करने के लिए आप बीज मंत्र होता है यम, YAM, यहां ध्यान लगाएं और अपने हाथों को थोड़ा ऐसे ऊपर करके ऐसे यम 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 यम, ये यम। आपके सीधे हार्ट चक्रा पे, हृदय चक्र को खोलने पर काम करता है। थोड़े ही समय में आप पाएंगे। इसकी आप 5-7 मिनट की प्रैक्टिस लगभग 1 महीना कर लीजिए, एंग्जाइटी आपकी ओवरकम करने ये में बहुत इस हेल्प प्रैक्टिस के साथ में। यस, ये इसका क्या रोल है? ये रोल आपके फेफड़ों को खोलने में और अच्छा। हार्ट चक्र को ओपन करने में मदद करता है। ओके, तो इसी तरह हर चक्र का अलग अलग होगा फिर। इस हर चक्र का अलग अलग बीज होगा। मंत्र तो अलग अलग होगा, साथ बीज में मंत्र पोस्चर भी अलग 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 होगा। थोड़े बहुत पोस्चर अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर बहुत पे जैसे interesting है। मूलाधार चक्र के लिए मूलबंध लगाना होता है, स्वाधिष्ठान चक्र के लिए हारा को अंदर की ओर खींचना होता है, मणिपुर के लिए कपालभाति होता है, हृदय के लिए ये वाला है, ऊपर इससे ऊपर वाले के लिए भ्रामरी है, इससे ऊपर वाले के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, थर्ड आई के लिए तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो की जा सकती हैं। शॉर्ट में बता दिया। भ्रामरी सभी कर सकते हैं? यस, भ्रामरी सभी कर सकते हैं। भ्रामरी आपके मन को शांत करने के लिए और थ्रोट चक्र को खोलने के लिए होता है। मैं इसको अगर कनेक्ट करूं पूरे पॉडकास्ट को, मतलब मुझे अगर पास्ट लाइफ में कोई चैलेंजेस रहे तो वो मैं भाग्य के रूप में इस जीवन में ले देखोगे आया आप उसको। हाँ, और इस जीवन में ले आया, तो मेरा काम ये है कि मुझे नहीं पता पुराने जन्म में क्या मैंने हुआ, क्या किया था। तो राइट मान लो एंजाइटी है तो एंजाइटी को तो दूर कर लूंगा, तो मेरा सही सोचने के लिए दिमाग ओपन हो जाएगा, राइट तो मैं सही काम कर पाऊंगा। राइट तो कॉन्सेप्ट ये है, यस, मैंने सही काम कर लिया तो मतलब लर्निंग मिल गई, तो मेरा पुराना भाग्य नलिफाइड हो गया, डेफिनेटली वो मेरा जीरो हो गया, डेफिनेटली तो मेरी ये जर्नी ऐसे चलेगी। राइट राइट। तो मुझे लगता है फिर हम पास्ट लाइफ के साथ साथ फिर इस चीज़ पे भी डिस्कस कर लेते हैं, जो दूसरे बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है भी, सेल्फ डाउट। और इसके साथ मैं भी बहुत परेशान रहा हूँ, बहुत परेशान रहा हूँ, जबकि भगवान की दया से अच्छे बैंक्स में काम किया, फिर एक ऐसा फेज भी देखा जो बहुत नुकसान भी देखा। तो ये सेल्फ डाउट क्यों आता होगा? इसका पुराने पास्ट लाइफ से क्या लेना देना होगा? देखो, एक नॉर्मली क्या होता है, कर्म 2 तरह का होता है। एक कोई आदत पड़ी हो, खुद की ही कोई गंदी आदत पड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी हमने दूसरे को इतना डाउनग्रेड किया हो, इतना नीचा दिखाया हो कि उसे खुद पर डाउट हो गया हो। कर्मा के 2 पैटर्न होते हैं नॉर्मली। ये जो रिवर्स पैटर्न है ना, सबसे ज़्यादा काम करता है। जब आप किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को डाउनग्रेड करते हो, उसको नीचा दिखाते हो, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने आप को नीचा दिखाने का या डाउनग्रेड होने का कर्मा कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है। जैसा दुख दिया है वैसा दुख झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। आपने उस व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं सच में किसी के लायक हूं कि नहीं। देखो, एक सिंपल सा वर्ड कई बार हम गाली के रूप में बोलते हैं, नालायक। लिखने को छोटी सी बात लगती है, नालायक किसी को कह दिया, मतलब लायक नहीं हो, यू आर नॉट वर्दी ऑफ इट। मतलब आपने उसके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर दिया। मजाक में भी नहीं कहना चाहिए, बात मजाक में भी नहीं।
हो सकता है बंदा बहुत सेंसिटिव रहा हो, उसने बात को दिल से लगा लिया। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, बचपन में कोई बोल देता तो मुझे बहुत बुरा लगता था, इन्होंने ऐसा क्यों बोला मेरे बारे में, भले ही बात छोटी सी थी। ऐसे किसी ने कह दिया थप्पड़ मार के शैतान, मैं शैतान नहीं हूँ, सीधी सी बात है। मेरी अपनी एक सेल्फ इमेज है मेरे बारे में। एक कॉन्शियस व्यक्ति और एक अनकॉन्शियस व्यक्ति में यही तो फर्क है। कहीं ना कहीं वो अंदर से जानता है, भले ही वो बच्चा है, लेकिन वो जान रहा है कि हाँ मेरे अंदर मेरा अपना एक सेल्फ लेवल है। लेकिन कोई व्यक्ति आपको कान में कोई चीज़ भरे ही जाए, जैसे मंत्रा जो है ना, कि कई के कान में भरे ही जा रही है, भरे जा रही है, डाउट क्रिएट कर रही है ना, जबकि उसका विश्वास, उनका पूरा विश्वास था, लेकिन मंत्रा ने डाउट क्रिएट कर दिया। अब उसने पकड़ भी लिया उस बात को, क्योंकि उसका भी इनर चाइल्ड ऐसा था, इनर क्योंकि चाइल्ड ऐसा उसको था। वो 6-7 साल की थी, उसकी बिल्कुल। माँ को बाहर निकाल दिया था, हाँ, तो उसके मन में था कि भैया खाली रानी होने से तो कुछ होगा नहीं। राइट, तो यही दिक्कत है ना। फिर आपने जब किसी के साथ किया, नेचर ने फिर आपको रिवर्स तो करना ही था। इस जीवन में आप उसी सेल्फ डाउट के साथ पैदा हुए, और आपकी सबसे बड़ी लर्निंग उसी सेल्फ डाउट से बाहर आना और दूसरों को भी नहीं लेकर आना। अब ये बहुत बड़ी बात है। अब मजे की चीज है कि हम जैसे लोग जो हैं, अगर, क्योंकि हम पिछले जीवन में भी हम मास्टर्स रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारे, मेरा एक जीवन हुआ ऋषि पूर्णानंद के रूप में। अच्छा, एक जन्म जो है 1130 के आसपास मेरा जन्म था, ऋषि पूर्णानंद के नाम से। वो उस जीवन में मैंने बहुत बहुत डीप लेवल की रिसर्च करी है, मतलब आत्मज्ञान के ऊपर। मेरा जो टॉपिक था, सेल्फ रियलाइजेशन मेरा टॉपिक था, उसी में बहुत रिसर्च करी है। वो ज्ञान कहीं जाता नहीं है, ठीक है, एक इस जीवन में आए तो उसके ऊपर एक पर्दा सा डाल दिया जाता है हल्का सा, ताकि तुम आओ तो एक नए तरीके से चीज़ों को रियलाइज कर सको, रियलाइज कर सको। लेकिन वो नॉलेज आपकी कहीं जाती नहीं है, जन्मों जन्मों का वो ज्ञान। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रखी हैं, और लेकिन किसी एक गलती की वजह से उनको थोड़ा सा डाउनफॉल करके दिखाया गया। जैसे ही उन्होंने उस गलती को सुधारा, फिर वो एकदम से राइज करते हैं, फिर उनको लगता है अच्छा, मैं तो आई वाज डिस्टाइन्ड टू बी हियर। आप डिस्टाइन्ड थे, डेफिनेटली थे, लेकिन कोई ना कोई एक मिस्टेक थी जिसको सुधारने के लिए आपको पहले नीचे गिराया गया, फिर आपको धीरे धीरे करके उस गलती को सुधारा गया, और सडनली फिर आप राइज करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा बहुत से लोग 30, 40, 50 साल की एज तक कुछ भी नहीं होता उनको, बारे में किसी को पता भी नहीं होता। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी को देख लीजिए, हाँ, जब राइज करना शुरू किए, एकदम से ओपन हुए, इतने इतने ओपन हुए, जैसे लगता है जैसे कोई सूरज चमक उठा हो। अब तो सिर्फ उन्हीं की बात होती उन्हीं है। की बात होती है। हाँ, ये मैंने इनका देखा है पास, इसलिए बोल रहा हूँ मतलब अब मैं। तो अच्छा, उनका देखा आपने? हाँ, इनका पास देखा क्या मैंने। शेयर कर सकते हैं आप? इनका मैंने पास एक जगह देखा था कि ये तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, तमिलनाडु के पास एक जगह। वैसे इनके मैंने 5-6 अलग अलग जन्म देखे, एक पूरा पॉडकास्ट इसी टॉपिक पर किया, इनके जन्मों पर ही किया। प्रेमानंद जी महाराज के पास? हाँ, अच्छा, कि इनके पूर्व जन्मों की यात्रा पूरी। अच्छा, तो एक जन्म में ये एक गृहस्थ सन्यासी थे, ग्रस्त में रहते हुए, मतलब संन्यास्त वाली भाषा जीवन जीना, उस लेवल में जिया है। खूब कर्म, मतलब धर्म के मार्ग पर चलना, और बहुत इन्होंने भक्ति करी है। दान पर इनका बहुत ज़्यादा जोर था इस समय में, बहुत ज़्यादा दान दिया करते थे। जो रियल भक्ति है ना, वो रियल अंदर में प्यार बहुत था भगवान के प्रति, अनंत प्रेम था। लेकिन बाहरी रूप में एक पर्दा सा था, क्योंकि घर गृहस्थी में थे, पूरे तरह अटके हुए थे। फिर शायद इन्होंने कहीं ना कहीं संकल्प डाला होगा, जो मुझे फील हुआ कि इस जीवन में जैसे इन्होंने बिल्कुल, मतलब वैरागी होकर वो करना है, और उस तरीके से इन्होंने जीवन बिताना है। लेकिन इन्होंने कुछ संकल्प ऐसा लिया हुआ था कि मैं दुनिया की नज़रों से हिडन रहूं। ऐसा कुछ इन्होंने संकल्प डाला, भगवान मुझे अपने चरणों में रखना, मुझे दुनिया का वो नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने, मतलब भगवान श्री कृष्ण जी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उन्होंने इनके लिए डिसाइड किया हुआ था, क्योंकि इन्होंने इतनी एक ऐसा कर्म किया था कि इसलिए कुछ इस तरीके से जो भगवान की परिपूर्ण प्रसन्नता के लायक बन गए थे। ये इन्होंने कुछ, जैसे होता है ना, अपने जीवन का दान देकर भी किसी के जीवन को बचाने का ऐसा शुभ कर्म किया था, जिसके कारण भगवान ने कहा था तुम्हें फेमस तो होना है। लेकिन इन्होंने बहुत समय तक विरोध किया, लेकिन फिर जैसे समय आया, प्रकृति ने अपना रंग दिखाया, और आज दुनिया में एक जैसे सूरज की तरह चमक रहे हैं वो। और इतनी महानता है, मैंने इनके एक शिष्य की पास्ट में देखा, वो उनके पास में उन्होंने अपने उसमें देखा कि वो देख रहे हैं कि गोलोक धाम है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान है, और ये उनके एक लेवल नीचे जो है, जैसे कुछ संत बैठे हैं, उनमें से एक ये महाराज जी हैं। क्या बात है! और दोनों के रूप में कोई फर्क नहीं है, जो श्री कृष्ण जी का रूप है वही इनका रूप है। वाह, दोनों में कोई भेद नहीं है। कह रहे मैं जो वहाँ देख रहा हूँ, मैं वो यहाँ देख रहा हूँ। भले ही वो कह सकते हैं कि भाई उनके गुरु हैं तो उनकी मन में श्रद्धा रही होगी, पर ये बात मैंने भी अपने ढंग से वेरीफाई करके देखी कि सच में वो वही हैं, उन्हीं का रूप उनके अंदर प्रकट हुआ है। और मतलब इतना समर्पण है कि उनके अलावा कोई और मन में बचा ही नहीं। बस इस चीज़ का फल है कि आज जय जयकार है। अच्छा, ये इनको जो किडनी फेलियर्स का इशू है, ये कोई ना कोई इनका भी कर्म रहा होगा, और लेकिन सर्वाइव कर पा रहे हैं तो वो भी उसका रहा होगा, दोनों चीज़ें हो गई।
इसके लिए मैं हाथ जोड़कर नमस्कार ही करूँगा इनको। इन्होंने, जो मुझे समझ में आया, इन्होंने प्रकृति का बहुत बड़ा बोझ अपने ऊपर लिया है। ये इनके खुद का कर्मा नहीं है। मैंने अच्छा। पूछा, मैंने नेचर से, भगवान से, जिस लेवल पर मैं पूछ सकता हूँ, जिस लेवल पर मुझे आंसर आते हैं मेरे एंजल से, उन्होंने कहा इनका खुद का कर्मा नहीं है। ये इन्होंने संसार के दुखों को अपने ऊपर लेने के लिए एक बहाना बनाया है। संसार की तकलीफों को अपने ऊपर लेने के लिए एक बहाना बनाया है। वास्तव में इनका कर्मा नहीं है वो। क्या बात है, वाह। ओके सर, सेल्फ डाउट पे आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बता दिया, उसका सॉल्यूशन भी बताओ। देखो, सेल्फ डाउट को सीधी सीधी, सेल्फ डाउट जब क्लियर होता है किसी व्यक्ति को, मूलाधार चक्र उस व्यक्ति का खराब रहेगा। मूलाधार खराब रहेगा, मणिपुर चक्र नॉर्मली खराब रहेगा। सेल्फ डाउट का मतलब सिंपल से है कि आपको अपनी कैपेबिलिटी पर शक है। आपको ये नहीं पता कि आप क्या हो, और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के बारे में दूसरों से मिलकर आपने अपने बारे में एक राय बना रखी है, और उस राय को इतना पुष्ट कर दिया गया, इतना ज़्यादा आपके दिमाग में ठूस दिया गया, भर दिया गया है कि आप उसी चीज़ को बना के बैठो कि तू नालायक है, तू समझदार नहीं है, तू ऐसा है, तू बेवकूफ़ है, वगैरह वगैरह। बहुत सी बातें जो आपके बचपन में की होगी, इनर चाइल्ड को दुखी किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। उसने वो दर्द झेले हैं, गम झेले हैं कि आज वो खुद पर डाउट करने लगा है। हो सकता है बचपन से ही ऐसा रहा हो, पिछले जन्मों का भी रहा हो सकता है, इस जीवन के बचपन में भी ऐसी सिचुएशन पैदा हुई हो जो आपको सेल्फ डाउट वाली चीज़ें आपके जीवन में आई हैं। शुरुआत इसको करना क्या है? अगर मैं अपने चक्रों के लेवल पर कहूँ, सबसे पहले अपने मूलाधार चक्र पर काम कीजिए। चक्रों के लेवल पर लम बीज मंत्र है। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा एनस के पास होता है, तो वहां पर थोड़ा सा मूलबंद लगाकर अगर वहां पर लम की चैंटिंग की जाए ना, सेल्फ डाउट को कवर कर क्लियर करने में सबसे इजी तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट वे। 5 मिनट केवल लम की चैंटिंग से, लम 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 लम। अगर कोई ऐसा करे, केवल 5 मिनट की प्रैक्टिस करे, थोड़े ही समय में पाएंगे जितनी भी अंदर जो ऐसा इशू था ना, जो सर्वाइवल इशू था, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मेरे को अपने ऊपर डर लगता है, या जो फियर है अपने अंदर, या जो एंग्जाइटी है, इसका जो जड़ है ना, वो मूलाधार पर है। मूलाधार खराब हुआ, उसके बाद स्वादिष्ठान में उसकी झलक पड़ेगी, स्वादिष्ठान से मणिपुर में। तो इन तीनों में कहीं ना कहीं कमी दिखेगी, क्योंकि मुझे बाय ग्रेस ऑफ गुरुदेव मैं चक्र देख पाता हूँ, लोगों की एनर्जी देख पाता हूँ। ज़्यादातर लोगों का ऑरा ऐसा दिखता है, ऊपर से ऐसा गोल पूरा दिखेगा, यहाँ तक ऐसा गोल दिखेगा, यहाँ आते ही ना ऐसे डिप मारता है, मतलब यहाँ से ऐसे आएगा, खिलना तो ऐसा चाहिए, पूरा ओवल शेप में होना चाहिए, वो ऐसे आके एकदम से ऐसे हो जाएगा नीचे। तो ये थोड़ी ये अजीब लगता है कि ये बंदा यहाँ से बिल्कुल डाउन है। इसीलिए ऐसे लोग हमेशा दिक्कत में रहेंगे। दिखने में ऐसा लगेगा, कई बार तो इतना हाई परफॉर्मेंस देंगे जैसा लगेगा जैसे इन जैसा कोई इंसान ही नहीं है, और कभी कभी इतने डाउन हो जाएंगे कैसे लगता है यार ये वही बंदा है जो अभी थोड़ी देर पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और फिर अंदर जब थोड़ा सा अंदर झांक के देखा तो कुछ और ही हो गया। तो वो गड़बड़ क्या है, ऊपर बहुत काम किया है, जरूरत से भी ज़्यादा, और नीचे बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अपने डार्कनेस पर काम नहीं किया, अपने डार्क पैटर्न्स पर काम नहीं किया। तो अगर मेरे अंदर सेल्फ डाउट का पैटर्न बना हुआ है कहीं ना कहीं, जो मुझे बार बार ऐसा करवाता है, उसको मैं कैसे ओवरकम करूं? देखो, सबसे बड़ी और पावरफुल चीज़ है अफर्मेशंस। एक मूलाधार, जैसे मैंने कहा, मूलबंद लगाना, ध्यान लगाना चक्रों पर, पहली चीज़। दूसरी, अफर्मेशन देना। मान लो मैं मूलबंद लगा कर अपने आप को कहूँ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी पावरफुल, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मूलबंद लगाकर, याद रखना, मूलबंद लगाकर गजब की पावर निकलती है, क्योंकि मूलबंद लगने से ना आपकी एनर्जी जो नीचे फ्लो कर रही थी ना, वो रुक जाती है। जैसे आपने उसको रोका, एनर्जी वहीं से रिवर्स मारती है, और जैसे वो एनर्जी रिवर्स मारती है, वो सबसे पहले आपके मूलाधार को ही खोलती है, फिर स्वादिष्ठान पे थोड़ी चोट करती है, और फिर मणिपुर पे चोट करती है। जितनी पावर से आप इसको कर सकते हैं ना, उतनी ज़्यादा ये काम करेगा आपके लिए। आपको लाउडली पूरा मन से बोलना, और मूलबंद लगाकर, है ना। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको देखो, जो ऐसे करने के लिए मैं यहाँ पर ओशो की एक टेक्निक है, उसमें वो लोग हु मंत्र का उच्चारण बोलते हैं। मैं लम पे ही जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये मतलब पतंजलि वाला मंत्र है, बेसिक वाला जो हमारे योग उसमें आया है। वो लोग हु की चैंटिंग करते हैं, हु को मैंने इससे भी ज़्यादा पावरफुल पाया। देखो, लम में क्या होगा, आप ऐसे बैठे, इसके लिए अगर मतलब अगर इसको एनर्जी को रोका जाए तो ये मुद्रा आपके लिए बेस्ट रहती है, ये प्राण मुद्रा आप बेस्ट रहती है। प्राण ऊर्जा को आप ऊपर चढ़ा रहे हो, मूलबंद लगाया, हाथों को ऐसे दोनों पे रखे, और ऐसे ऐसे लम लम, जितना लंबा खींच सकते हैं वो करें, अन्यथा थोड़ा फास्ट भी, ऐसे लम 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 लम
लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम। अब इसके बाद ऐसा 5 मिनट की लगभग प्रैक्टिस करने के बाद अब आप अफर्मेशन दें, मेरा कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, हाँ मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मेरा कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, मेरे सारे भय समाप्त हो चुके हैं, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मेरे सारे भय समाप्त हो चुके हैं, मेरा शरीर स्वस्थ और सुंदर है, मेरा शरीर स्वस्थ और सुंदर है, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मेरा कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रत्येक श्वास के साथ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है, प्रत्येक श्वास के साथ मैं अपने ऊपर और भरोसा कायम कर रहा हूँ, मेरे सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, मेरे सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस, मेरी पूरी अंतरात्मा एकदम जागृत हो रही है। नॉर्मली आई यूज दिस लैंग्वेज टू फॉर माई सेल्फ, मैं नाम लेके बोलता हूँ, संजीव तुम ऐसे हो, ठीक है नहीं, आपका नाम, सबकॉन्शियस माइंड अपने नाम के प्रति बहुत सेंसिटिव है, अपना नाम खुद से अनाउंस करना, कहना, मेरे अभी भी मोबाइल में एक फोल्डर है संजीव मलिक सेल्फ इंप्रूवमेंट, मेरे नाम का फोल्डर है, कि मैं उस पर अपने नाम का चैंट करके मैं नाम लेकर बोलूंगा कि तुम ऐसे हो। नाम जो है ना आपका सबकॉन्शियस माइंड का एकदम द्वार खोल देता है। भीड़ में 100 लोग लेटे सोए हुए ना, कभी आप नाम ले दो ऐसे फलाना, ए मदन लाल, वो मदन लाल जरूर उठेगा, भले वो कितनी गहरी नींद में क्यों ना हो ना। तो वो चीज़ जो है ना वो आपको वो बनाती है। तो ये बहुत ही पावरफुल है ये चीज़ जो है ना, अगर आप अफर्मेशन के थ्रू इसको करें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है वाली चीज़। तो जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें टेक्निक सिखाते हैं 100%। हम केवल बीमारी ही नहीं दिखा रहे कि आप ऐसे थे, अब मेरे पास कोई व्यक्ति और परिवर्तन ना हो उसके अंदर, फिर मेरे होने का लाभ क्या? एक लाइफ कोच का अर्थ क्या है? अगर मैं सिर्फ बातें कह के छोड़ दूं कि नहीं 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 जाओ बस हो गया, देख लो पास्ट हो गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास जितना भी समय होगा, मैं लगभग 2 घंटे का टाइम लेता हूँ, 1 घंटा तो लगभग उसको आधा घंटा पास में ले जाने में लग जाता है, कुछ बातें उसकी पास की दिखाने के बाद फिर उसकी हीलिंग करते हैं। अगर मुझे इनर चाइल्ड हील करना पड़े तो इनर चाइल्ड हीलिंग होगी, अगर मुझे पास्ट ट्रॉमास डिलीट करने पड़े तो ट्रॉमा डिलीट किए जाएंगे, कॉन्फिडेंस भरना पड़ेगा तो जब, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांस में है वो, ऑलरेडी वो रिसेप्टिव है मेरे प्रति, तो मैं क्या नहीं बदल सकता उसके अंदर। मैं पूरी कोशिश होती है कि सारी जितनी टेक्निक मैं लगा सकता हूँ लगा के फिर उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके वो भी उसको दे देता हूँ साथ में। बहुत बार वीडियो भी रिकॉर्ड होते हैं कि भाई ये देखो, आप बाद में भी जाके इसको रियलाइज़ कर लेना ताकि आपको पूरा रिलीफ मिल जाए। और फिर कुछ मंत्रास भी होते हैं उसके बाद कि कुछ चीज़ों पर आपको फर्दर, क्योंकि आपके इष्ट जो थे जिनके साथ पहले कनेक्टेड रहे हो, आप उनके मंत्र की चैंटिंग करोगे तो आपको जल्दी से, मतलब हो सकता है बहुत जल्दी सिद्ध हो जाए, क्योंकि आपका पहले उनके साथ रिलेशनशिप बना हुआ है। यस। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली संजीव सर की, आपने एक बात बोली कि वो उस ट्रांस में होता है जब वो रिसेप्टिव मोड में है तो कुछ भी बदला जा सकता है। राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये समझना पड़ेगा कि जब आप कोई लाइफ कुछ पिक करते हो तो इतनी नॉलेज तो रखिए कि किसके पास जाना है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी कम नॉलेजेबल होगा तो आप अपनी लाइफ को ख़राब कर लेंगे। राइट। और यहाँ पे मुझे लगता है अक्सर लोग गलती करते हैं। यस। बहुत लोग दिखावे पर चले जाते हैं या कुछ ऐसा, लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले, कहीं ना कहीं आपको डीप लेवल पर, अब ये भी प्रभु की कृपा ही समझो कि जो ना, जो व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ आप सिंपली, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना कौन सच्चा कौन झूठा, आप एक बार दिल से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरी समस्या का समाधान देने के लिए जो व्यक्ति उचित लगे मेरे जीवन में भेजो। इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करो ना, मेरे जीवन में वही आए जो व्यक्ति आपको लगे उचित है, आपको डेफिनेटली परमात्मा रास्ता दिखाएगा। कोई कारण नहीं है कि आप गलत व्यक्ति के पास चले जाओ, इम्पॉसिबल। तो अगर मैं इसको यूँ समझूं, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या उससे अपना चार्ट या एस्ट्रोलॉजिकल जो ग्रह होते हैं या मेरे जो पास्ट लाइफ का कर्म है उसको भी ठीक किया जा सकता है? 100%। देखो कर्मा भी 3 टाइप के होते हैं। एक बहुत रिजिड कर्माज होते हैं, जिसका मतलब यह है कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेज तो आएगी। एक एक्सीडेंट होना लिखा है तो लिखा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सीडेंट टल जाएगा। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर खुद भी, एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो मतलब ऐसे ऐसे चुटकियों में प्रेडिक्ट करते हैं चीज़ों के बारे में, उन्हें बोल दिया ना, मतलब समथिंग लाइक दैट ही सेज कि बोल दिया ना होगा, मैंने कहा ना होगा। अच्छा, उनके अपने ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने खुद बोला था कि मेरा एक समय तक एक्सीडेंट होने वाला है और मैं तुम्हें चेंज करने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता अपनी भी। और नहीं ले पाए वो। उन्होंने बाद में इस बात को एक्सेप्ट किया कि कुछ चीज़ें होनी है, लेकिन
लेकिन मेरी सारी कार्मिक यात्रा से क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ अभी से, लेकिन इतनी जल्दी क्विक सहायता मिल गई, इतनी जल्दी डॉक्टर्स अवेलेबल हो गए, इतनी जल्दी सही ट्रीटमेंट हो गया कि जो काम 3 से 4 महीने में होना था वो लगभग 3 से 4 हफ्ते में उनका काम पूरा हो गया। 3 से 4 हफ्ते में उन्होंने कहा कि मैं चल फिरने के लायक हो गया था। मतलब ये वो वाले कर्म है जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको इसकी टाला नहीं जा इंटेंसिटी सकता। को कम किया जा सकता इंटेंसिटी को, कुछ कर्म ऐसे जिनको पूरा टाला जा सकता है, ओके। जो बहुत माइल्ड कर्माज होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके वैसे ही शुभ कर्मों के कारण मतलब वो हल्का सा पेन पून देके शांत हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी तकलीफ आनी थी तो हो सकता है उठे आप एक दिन ध्यान में बैठे मेडिटेशन में, हो सकता है आपको बाजू में थोड़ा दर्द हुआ, शुक्र मनाइए 1-1.5 घंटे में बाजू का दर्द खत्म, और आपने कहा कि यार तो ठीक कैसे हो गया, ये ठीक हो गया क्योंकि कोई ऐसा कर्मा था जो डिलीट किया जा सकता था, जिसकी लर्निंग आप पहले से ले चुके हो, प्रकृति उसको वैसे ही हटा देती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मतलब जितनी बात करेंगे उसमें तो और गहरा जाते जाएंगे। लेकिन हाँ, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही परिभाषा बता दीजिए कि उसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि एक तरफ है कि जो मैं देखूंगा वो हो जाएगा, लेकिन समस्या इस बात की है कि मैं विजुलाइज ही नहीं कर पाता, तो फिर एक गिल्ट और क्रिएट हो जाता है कि मैं विजुलाइज नहीं कर पाता तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विजुअलाइजेशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी दिल की दिल तो है ना, जाहिर सी बात है हर एक व्यक्ति अंतरात्मा से एक बार कह दे। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक बात बताई थी, गुरुदेव ने कहा तेरे को जो भी समस्या है ना, वो सिंपली मेरे को सीधा मेरे नाम से, तेरे को जो समस्या है ना तो दिल से एक बार मेरे सामने बोल दे, अपने इष्ट के सामने बोल दे, कह दे कि हाँ मैं तकलीफ में हूँ, इस समय इस चीज़ में, इस परिस्थिति में परेशान हूँ, मुझे ये चीज़ में आपकी हेल्प चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं तुझे तुरंत वो चीज़ प्रदान कर दूंगा, क्योंकि तेरी लर्निंग के बगैर मैं तुझे नहीं दूंगा। ये उनकी वाणी थी तो मैं तू वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा। मतलब ये उन गुरुदेव ने मुझे कहा था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी लर्निंग के बगैर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, है ना। तो लर्निंग तो तुम्हें मिल गई है, लेकिन अगर तुमने लर्निंग ले रही है ना तो तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुरंत मिल जाएगी, तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें उस चीज़ के लिए लायक बनना पड़ेगा तो तुम्हें मिलेगी। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो। तो डिवाइन टाइमिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है, मैं कहता हूँ 40 डेज तक हमारे यहाँ एक परंपरा रही है। देखो एक दिन में कोई घटना नहीं घटती, कोई 40 मान के चलो, इसके बिना आपकी बात नहीं बनती। कोई बहुत ज्यादा वो ना करे, 21 दिन तो करे कम से कम, चलो मान लो 40 ना से 21, इससे नीचे अब नहीं होगा। ठीक है। अब इसने जो कहते हैं 17 सेकंड में ये कर लो, वो बातें हैं, लेकिन मैंने चीज़ें नहीं देखी प्रैक्टिकली होते हुए। 5 दिन वाली भी है, 555 टेक्निक भी है, 555 वाली भी है, आपने इतनी बार 55 टाइम ऐसे लिख लो। चीज़ें कुछ लोगों के लिए काम करती हैं। अच्छा, क्यों काम करती है कुछ लोगों के लिए तुरंत और कुछ लोगों के लिए काम क्यों नहीं करती? उनकी पास की लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है, अब उनके थोड़ा सा भी उनको वो करेंगे ना, उनके लिए कोई भी टेक्निक काम कर जाएगी। वो कहेंगे मैंने ना ऐसी भगवान के जाके एक बार प्रार्थना करी, हे प्रभु ये काम कर दो, मैंने देखा अगले दिन वो काम ही हो गया था। इसका मतलब सिंपल सी बात है, भगवान तुम पर कुछ ज़्यादा दयालु इसलिए नहीं है, इसका मतलब है तुमने वो लर्निंग ले ली है या तुम्हारी तैयारी हो चुकी है, जो तुम्हें वो भगवान क्यों किसी को रोकेंगे कुछ देने से पहले? सिर्फ तभी रोकते हैं जब आप उसके लिए अभी तक लायक नहीं हुए, आपकी लर्निंग पेंडिंग, पात्र नहीं हुए। तो बस इतनी सी बात है, कहिए प्रभु मैं इसके लायक बनना चाहता हूँ, मुझे सहायता कीजिए ताकि मेरी बुद्धि निर्मल हो और मैं आपकी इस लर्निंग को लेकर मैं अपने जीवन में चेंज ला सकूं। ऐसा करके आप जो प्रार्थना करोगे ना, अरे वो उनकी भी सुनता है जिनके मुंह से जुबान नहीं निकलती। हाँ, यही तो ताज्जुब होता है भाई, तो जिसने मांगा ही नहीं, हाँ, उसके लिए वो हो गया, मेरे मांगने पे नहीं हो रहा, तो यही तो झगड़ा है। तो बात तो कुछ है ना, एलिजिबिलिटी की तो बात है। एक कबीर साहब जी की वाणी में लिखा, चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है। चींटी के पैरों में घुंघरू बजते हैं, उसको वो भी सुनाई देते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती, तुम बहरे हो क्या? बात सिर्फ इतनी सी है कि इसका मतलब है जो व्यक्ति सेंसिटिव है, परमात्मा की धड़कन से धड़कन उसकी मिल चुकी है, उसको ये पता है मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं किसी मांगने में भिखारी नहीं हूँ। मैं ये नहीं मांग रहा हूँ प्रभु ये दे दे वो दे दे वो दे दे। इसका एक रूल है सिंपल सा, शुरुआत करें हमेशा धन्यवाद से, शुक्राना से। एक कंसेप्ट जो मैं बोलता हूँ स्माइलिंग योगी, एक ऐसा व्यक्ति जो स्माइलिंग है, योगी है, कंटिन्यूस कनेक्टेड है। स्माइल लेकर आइए चेहरे पर, पहली बात। दूसरा, शुक्राने से शुरुआत कीजिए, प्रभु पहले आपने इतना दे रखा है मुझे, जो जो दे रखा है ना पहले वो गिनवाइए, आप जरूर गिनवाइए, शुक्राना कीजिए, और फिर आप कह सकते हैं प्रभु ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया, बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। आपने जैसे ये किया, आपका हृदय कनेक्ट हो गया उस परमात्मा के साथ। कोई और प्रार्थना करने की फिर आपको ये भी नहीं कहना पड़ेगा, लिटरली ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई मुझे ये भी दे दो। फिर भी मैं कहता हूँ चलो, अब मान लो आपके मन में बचता है कि प्रभु इतना दिया है, अब इतना सा और आप कृपा कर दो,
तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये प्यार से मांगा जाता है, हक से मांगा जाता है। आई एम आस्किंग माई फादर, आई एम नॉट बेगिंग। मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने पिता से पूछ रहा हूँ कि प्रभु ये भी चाहिए, आपकी कृपा हो, चाहिए। अगर मेरी लर्निंग आपको लगता है मैं इस लायक हूँ तो मुझे दीजिए, और मैं गारंटी देता हूँ चीज़ें मिलेंगी, 100% मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती? बस आपको मांगने का तरीका आना चाहिए। सारे ब्रह्मांड आपके लिए खुला है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि रोज पेज भरने पड़ेंगे। नहीं, पेज नहीं भरने की जरूरत, अपने आप को तैयार करने की जरूरत शुक्राना है, रखिए और उस पिता के साथ वो संबंध बनाइए, प्यार वाला। बहुत बढ़िया। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं उस पर लेना चाहूँगा जिस पे हमने शुरुआत की थी ऑफ कैमरा, 7 लेयर्स की जब आप बात कर रहे थे, जब हम अमेरिका की बात कर रहे थे, भारत की बात कर रहे थे, बहुत अलग अलग तरह की स्पीशीज़ आई उसकी बात कर रहे थे, उसको थोड़ा सा समझना चाहूँगा। उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर हो सकता है उसका, ताकि लोगों को समझ में आए कि आप ग्रो कर रहे हो तो पीक पे जाने के बाद अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला तो फिर डाउनफॉल आना तो तय है। तो उस गलती से वो बच सके, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इसके लिए समझना चाह रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि मतलब कोई भी कंट्री या कोई भी ऐसी सभ्यता जब अपनी पीक पर पहुंचती है, उसकी एक लर्निंग का एक लेवल होता है। एक वो टाइम था, जैसे मैं स्पेनिश की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सोवियत संघ की बात करता हूँ, इससे पहले ब्रिटिश की तो हमने सभी ने देखा है ना। एक टाइम ऐसा था जब ब्रिटिश का राज्य में कभी भी सूर्य उदय अस्त नहीं होता था, है ना। सुनते थे कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हमारा राज्य नहीं है। आज वही यूके के प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ डील करने के लिए उतावले हुए फिरते हैं, से दोनों को बता रहे हैं कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, भारत से मेरी डील हो गई है। कितनी बड़ी बात है ना। यही वही भारत है जिसको आप 1947 में ऐसे बिखरता हुआ छोड़ के चले गए थे। समय का चक्र है ऐसा। एक ऐसी कोई भी ऐसी मतलब ये पॉलिटिकल एक वे है एक्चुअली। मैं पूरी बात अगर सीधी सीधी कहूँ तो जब भी कोई सभ्यता अपने पीक पर जाती है ना, उसको पीक पर बने रहने के लिए सही उसके पास 4 धर्म के पिलर होने जरूरी हैं। नॉर्मली हम कहते हैं ना, धर्म जो 4 पिलरों पर खड़ा होता है जी, है ना। बस ऐसे जिस व्यक्ति के पास धर्म के पिलर हैं वो तो सदा स्टैंडिंग में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो पिलर नष्ट होने चले जाते हैं। चारों का नाम भी बता मतलब इसमें सत्य एक चीज है जो है ना, अहिंसा एक दूसरी चीज है। पर सोच के देखिए, इतनी बड़ी डेस्टिनी बिना 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 हिंसा के टिक सकती है? ज्यादातर लोग इतनी हिंसा करके जाते हैं। दूसरी जो जो मतलब ये जो वेदर सत्य एक चीज है जिसकी कसौटी पर ये खड़े होते हैं, अहिंसा दूसरी चीज है जिस पर ये खड़े होते हैं, तीसरा सबका भला मांगने वाली जो परंपरा है, इसका वर्ड एग्जैक्ट कुछ और भी है जो मैं अभी दिमाग में नहीं आ रहा, और चौथी जो पिलर होती है वो होती है अपनी मर्यादा। जब आप मर्यादा नहीं भूलते, ऐसी परंपरा सदैव लंबे समय तक कायम रहती है। हमारे यहाँ राम राज्य की हम बात करते हैं ना, राम राज्य एक ऐसी परिकल्पना की बात है कि मतलब हुआ था, प्रैक्टिकली हुआ था, लेकिन उसको आज के टाइम में कुछ लोग इस रूप में मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसा डिवाइन एस्टैब्लिशमेंट था जो लंबे समय तक रहा। क्यों लंबे समय तक रहा? क्योंकि धर्म के चारों पग जिंदा थे, उसमें एक्टिव थे। लेकिन जब किसी परंपरा के पास ऐसा आ जाती है, पावर आ जाती है, जैसे अंग्रेजों के टाइम में था, अंग्रेजों ने जो भी हुकूमत पाई थी अपनी ईगो के दम पे पाई थी, दूसरों पर जुल्म कर करके पाई थी। तो जैसे ही आपके पास ये पावर आती है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं, आपका डाउनफॉल चालू हो जाता है वहीं से। रावण ने भी तो यही गलती करी थी, इससे पहले स्पेन की थी, यूएसएसआर की थी, उससे पहले और भी बहुत सारे थे। अमेरिका भी उसी गलती में है, ऑलरेडी है ना। दुनिया के सर्वे सर्वा हूँ ऑलरेडी मैं ही सर्वे सर्वा, एको हम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, जो ये कहेगा एक दिन वो डाउनफॉल में जाएगा। उसके बाद फिर वो अपने आप को डिस्ट्रक्शन वाली कुछ हरकतें करना शुरू कर देते हैं, कुछ इकोनॉमी के अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसको पूरा समझाना। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बहुत। उसमें जो लेयर्स हैं ना, जहाँ पर आप इकोनॉमी पे कब्जा करना शुरू कर, जैसे उन्होंने डॉलर के ऊपर लिया, पूरी बादशाह कायम कर दी। अब हर व्यक्ति डॉलर में व्यापार करेगा और कुछ भी करेगा, मैं तो खा ही रहा हूँ। फिर ये लोग क्या करते हैं, जब भरोसा अपने ऊपर ओवर हो जाता है तब ये घर का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं कि जब हमें मिल ही रहा है, हमारे पास धन आ ही रहा है। ये सेम जो है ना स्पेन के साथ हुआ था। स्पेनिश पूरा एम्पायर था, मेरे पास सब कुछ आ रहा है तो मैं काम क्यों करूं, मंगा लेंगे जो भी होगा। वहाँ बेवकूफ़ी चालू हो जाती है और चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू करते हैं। फिर आप अपनी आर्मी को जगह जगह बिठा देते हो। आपको पता होगा यूएस की आर्मी लगभग 73 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनके बेस हैं। क्या उनको फीड नहीं करना पड़ता होगा? कितना खर्चा आता होगा, कितना मोटा खर्चा आता होगा। फिर जब आप उनको खर्चा करने के लिए उलूल जुलूल हरकतें करते, उल्टी सीधी हरकतें, अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ के कब्जे में कर लिया, अभी यहाँ के ईरान के राष्ट्रपति को मार गिराया। आप ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हो जहाँ पर आप सारी मर्यादा की सीमाएं लांघ देते हो, फिर प्रकृति छोड़ देगी क्या? डाउनफॉल निश्चित है।
इन्होंने ऑलरेडी वो 6ठी स्टेज पार कर लिया। मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मुझे मैं नहीं अभी बता पा रहा हूँ। मतलब 6 स्टेजेस का जो लास्ट रहता है ना, जब आप दूसरों के घर में घुसकर उनके इन्वेजन को, उनकी प्रॉपर्टी को अपना हक समझना शुरू कर दो ना, डाउनफॉल आपका चालू हो चुका होता है। अब ये तो आखिरी फेज में, अब एक झटका लगना है और इसके टुकड़े होते हुए आप देखोगे। ये मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मेरे अच्छे से पहले मैंने बोला है 2028-29 तक यूएसए विल नो मोर बी यूनाइटेड खत्म हो जाएगा, केवल एसए रह जाएगा, अमेरिका रह जाएगा बस। वो उसके बहुत सारे टुकड़े, कम से कम 7 से 8 टुकड़े में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अलग अलग जो राज्य हैं वो अपना अलग अपने आप को कंट्री डिक्लेयर कर देंगे। ऐसा होगा, देखना। अभी ये ना आपके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। मेरा पूछने का कारण भी यही था। एक्चुअली में हम अपनी लाइफ में भी तो यही करते हैं ना, यही कर रहे ये हैं। ये चारों पिलर्स को जब हम छोड़ देते हैं, हाँ, भी मेरा धर्म है अपने माता पिता का ध्यान रखना, हाँ। अपने परिवार का ध्यान रखना, सच सही बोलना बोलूं, छोड़ दिया। सच हाँ, बोलना, छोड़ या दिया। फिर अपनी मर्यादा में रहना। मर्यादा में भी रहना ठीक छोड़ है, दिया। आपकी हर चीज़ों को, चाहे वो पैसा कमाना की राइट, मर्यादा हो, चाहे कुछ राइट, भी हो। राइट। बहुत सारे लोगों को देखा जो बिजनेस भी करते हैं तो मार्जिन इस लेवल तक लेते हैं, वो अमर्यादित हैं, अमर्यादित है है। ना, जो मना है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम पीक पे जाएंगे और अपने कर्म को सही कर पाएंगे। राइट। और आज मुझे, मतलब पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, और ऑडियंस को तो मुझे लगता है बहुत नॉलेज मिली है। पर्सनली शायद ये मेरे लिए पॉडकास्ट था आज, कि हाँ यार, मेरे को भी एक कई चेक पॉइंट था कि कुछ गलतियां जो हम शायद लाइफ में कर रहे होंगे, वो आज रियलाइज़ करने का आपने मौका दिया। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला। बहुत सारी बातें करनी है लेकिन अगले पॉडकास्ट में करेंगे। और मैं ये ऑडियंस के तो कमेंट बताएंगे, लेकिन हाँ पर्सनली मैं चाहूँगा ही कि आप फिर दोबारा मौका दीजिएगा, ताकि हम दोबारा फिर बैठें, बात करें। ये चीज़ें लोगों तक सही जगह से, सही तरीके से जानी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलती मत कीजिए। और साथ में आप संजीव सर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ लर्निंग लेने का तरीका ये नहीं होता कि आप घर बैठ गए और किताब खोल ली। कई बार आपको सही व्यक्तियों को सुनना होता है, डीप में सुनना होता है, समझना होता है। ये सही एक माध्यम है। आप सोशल मीडिया का एक सही प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं सही लोगों को सुनकर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।